अच्छा जी, आज जो हमने बात करनी है चैप्टर 5, 6, 7, 8, 11 और इसके बाद कुछ चीज़ें थी लेकिन वो टाइम में एडजस्ट नहीं हो पा रही थी, तो इसलिए मैंने यही डिसाइड किया कि आज हम ये वाली जो चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई हैं हम इनको इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अगर इसके बाद वही तो है, इसके बाद बीपीएससी के लिए हमें नहीं ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा अगर हमें कोई चीज़ ऐसी सी बातें होती हैं चीज़ें, तो उसको हम अलग से जो है ना वो ग्रुप के अंदर डिस्कस कर लेंगे, जो चीज़ें यहाँ से मिस होंगी। बाकी ये चीज़ें काफ़ी होंगी इंशाल्लाह, आप लोगों को भी आइडिया होगा इन चीज़ों का। तो आज जो हमने बात करनी है वो है जी ट्रांजिस्टर बाइस सर्किट। इसके अंदर एक बात तो वही है जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, कुछ हद तक कर चुके हैं, और ज़ाहिर सी बात है चीज़ें दोबारा वो इंटर रिलेट हो रही, तो हमें आज भी करनी पड़ेंगी। कुछ चीज़ें दोबारा भी आएंगी, कुछ चीज़ें नहीं आएंगी। हमने क्यू पॉइंट की हमने बात की, तो यहाँ पे हम दोबारा उस चीज़ को डिस्कस करेंगे थोड़ा सा डिफरेंट वे में, और उसके बाद डिफरेंट बाइसिंग की टेक्निक्स हैं, जिसमें वोल्टेज डिवाइडर बाइस है, बेस बाइस है, इमीटर बाइस है, कलेक्टर बाइस है, और इनके फीडबैक बाइस हैं, जैसे यहाँ पे ये मेंशन किए हुए ऑपरेटिंग पॉइंट यानी क्यू पॉइंट, उसके बाद वोल्टेज डिवाइडर बाइस, इमीटर बाइस सर्किट, बेस बाइस सर्किट, इमीटर फीडबैक बाइस सर्किट और कलेक्टर फीडबैक। इसमें से जो ज़रूरी चीज़ें हैं ना सिर्फ हम उनकी बात करेंगे। पूरा चैप्टर तो जाहिर सी बात है 100% नहीं करेंगे, ना ही हमें उसकी ज़रूरत है, जो हमारा टारगेट है उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे जी बाइसिंग की इम्पोर्टेंस क्या है, बाइसिंग की इम्पोर्टेंस यहाँ पे लिखी हुई है, एक दो लाइन्स हम पढ़ते हैं, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। ट्रांजिस्टर को जब भी हम यूज़ करते हैं एज ए एम्पलीफायर, तो उसे आपको आइडिया है, पीछे हमने बात की कि हम उसको बेस इमीटर जंक्शन को पावर बाइस करते हैं, कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बाइस करते हैं। अच्छा, इसमें ना एक कन्फ्यूजन है, वो आप दूर कर लें। एक तो ये है कि बेस इमीटर और कलेक्टर बेस, ये दो जंक्शन होते हैं। अगर कहीं पे आ जाए कि यूं कह लें कलेक्टर इमीटर जंक्शन आ जाए, ये जंक्शन नहीं है, लेकिन ये है कि ये दो पॉइंट्स हैं जिनके दरमियान बेस है। मतलब बाज़ औक़ात हम भूल जाते हैं, हम कलेक्टर मीटर जंक्शन भी कह देते हैं, लेकिन इनके दरमियान कोई जंक्शन तो मौजूद नहीं है। तो ये एक तो क्वेश्चन मैंने देखे थे, वहाँ पे ये मिसअंडरस्टैंडिंग दी हुई थी क्वेश्चन के अंदर, तो ये मैंने सोचा कि आपको क्लियर कर देते। हो जाता है बाज़ औक़ात बंदा बोल भी जाता है और बाज़ औक़ात इस चीज़ को यानी नहीं कर पाता, कैरी नहीं कर पाता कि क्वेश्चन के अंदर सेंस क्या बन रही है, सही क्या है, गलत क्या है। तो अब बायसिंग है क्या, हम प्रॉपर शुरू करते हैं अपनी बात। बायसिंग है क्या कि डीसी बैटरीज जो आप यूज़ करते हैं और आप ट्रांजिस्टर को पावर करते हैं, एज एम्पलीफायर यूज़ करना है आपने, एज ए स्विच यूज़ करना है ऑन या ऑफ, तो जो आप उसको डीसी सप्लाई जो आप दे रहे हैं वही एक्चुअली डीसी बाइसिंग कहलाती है, और प्रॉपर बाइसिंग ही प्रॉपर फंक्शनिंग जो है ना वो करवा सकती है। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे हम एम्पलीफायर की बात कर रहे हैं, चूँकि तो एम्पलीफायर के अंदर आपने पहले भी बात की कि हम कलेक्टर बेस मीटर जंक्शन को हम रखते हैं पावर बाइस, और कलेक्टर बेस जंक्शन जो है उसको हम रिवर्स बाइस करते हैं। ठीक है, पहले हमने बात की कि इसके तीन रीजन होते हैं, सैचुरेशन रीजन है, कट ऑफ रीजन है और एक्टिव रीजन है। सैचुरेशन रीजन के अंदर यानी यही क्वेश्चन है जो आमतौर पे आपके सामने आएंगे कि सैचुरेशन रीजन में क्या होगा, कट ऑफ रीजन में क्या होगा, एक्टिव रीजन में क्या होगा। तो हमने बात की, आगे बात हम करेंगे सैचुरेशन रीजन के अंदर। हमने कहा कि दोनों जो जंक्शन हैं बेस मीटर और कलेक्टर बेस, दोनों फॉरवर्ड बाइस होते हैं, और यानी एक सेंस उस तरह से बन जाती है, पोटेंशियल की जो चेंजेस हैं वो इस तरह से आ जाती है हमारे सामने कि दोनों जंक्शन जो है, हालांकि कलेक्टर बेस जो है उसको हम नॉर्मल ऑपरेशन के अंदर उसको हम रिवर्स बाइस रखते हैं, लेकिन वहाँ पे वो फॉरवर्ड बाइस हमारे सामने आता है। इसी तरह से जो है दोनों जंक्शन रिवर्स बाइस हो जाते हैं, यानी पोटेंशियल की सिग्नल अप्लाई करने पे या बाइस करने के दौरान, या पोटेंशियल जब हम सप्लाई करते हैं उसके दौरान हमारे सामने ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है कि दोनों जो जंक्शन है हमारे बेस मीटर और कलेक्टर बेस तो ऑलरेडी हम रिवर्स बाइस रखते हैं इंटेंशनली। बेस मीटर जो है उसके अक्रॉस भी पोटेंशियल इस तरह से हो सकता है कि वो भी रिवर्स बाइस हो। तो इस तरह से ये तीनों जो रीजन हैं ये डिस्टिंक्ट हम कर सकते हैं, सैचुरेशन, कट ऑफ और एक्टिव रीजन। और इसके बाद एक ब्रेक डाउन है, वो वही है जो हम डायोड के अंदर या जेनर के अंदर या आमतौर पे हम पढ़ते हैं कि जब पोटेंशियल इतना ज़्यादा हो जाए कि डायोड डायोड का जो स्ट्रक्चर है वो डैमेज हो जाए, या उसमें एवलांच इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज कैरियर का आ जाए,
तो चलें जी, टॉपिक बाकायदा टॉपिक की तरफ चलते हैं। डीसी ऑपरेटिंग पॉइंट क्या है? यानी जब हम आउटपुट करेक्टरिस्टिक कर्व जब हम ड्रा करते हैं, जिसमें अगर हम कॉमन एमिटर की बात करें, नॉर्मली हम ज़्यादातर यही करते हैं, इसलिए हम उसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो जब हम इसके करेक्टरिस्टिक कर्व ड्रा करते हैं इस तरह से, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ सैचुरेशन पॉइंट होता है, यहाँ पे हमारे पास कट ऑफ पॉइंट होता है। इन दोनों पॉइंट्स को जब हम मिला देते हैं ऐसे, तो ये जो लाइन है ये कहलाती है डीसी लोड लाइन। और इस डीसी लोड लाइन के ऊपर ये कई सारे क्यू पॉइंट्स हैं, ये क्यू पॉइंट है, ये क्यू पॉइंट है, कोई भी आप क्यू पॉइंट ले सकते हैं। वो इंटरसेक्शन जो लाइन इन कर्व्स के साथ कर रही है वो हर एक क्यू पॉइंट है। अब कौन सा क्यू पॉइंट हमारे लिए इस ट्रांजिस्टर को एज एन एम्पलीफायर यूज करने के लिए फिजिबल होगा, आमतौर पे हम उसे क्यू पॉइंट कहते हैं। लेकिन क्यू पॉइंट कोई भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो। तो हमारा मकसद ये होता है कि हम जो है वो ऐसा क्यू पॉइंट सेलेक्ट करें। क्यू पॉइंट सेलेक्ट करने से क्या मुराद है कि आईसी, वीसीई, आईबी, यानी जो बाइसिंग बैटरीज हमने अटैच की हैं उनकी जो डीसी वैल्यूज हैं, जो हमने ट्रांजिस्टर को लगा देनी है सिग्नल अप्लाई करने से पहले, वो वैल्यूज सेलेक्ट करें जिन वैल्यूज के लिए हमारा इनपुट सिग्नल प्रॉपर अप्लाई हो, और उसका एम्पलीफाइड करंट और एम्पलीफाइड वोल्टेज का जो सिग्नल है वो हमें मुकम्मल मिले, पूरे का पूरा मिले, कुछ भी उसमें से ज़ाया ना हो, लिमिट ना हो, क्लिप ना हो। तो और इस ऑपरेशन को जब हमें मुकम्मल सिग्नल इनपुट पे दें और मुकम्मल हमें मिले आउटपुट पे, इसको हम लीनियर ऑपरेशन भी कहते हैं। और इस रीजन को जिसके अंदर ये प्रोसेस होगा, इसको हम फिर एक्टिव रीजन कहते हैं। अगर हम बात करते हैं, हमारे पास डायग्राम्स आएंगे, वहाँ से ज़रा बेहतर तरीके से यहाँ पे वही चीज़ लिखी हुई है कि डीसी बाइस का मतलब क्या है। मतलब ये है कि आप एक क्यू पॉइंट प्रॉपर सेलेक्ट करें जो आपको प्रॉपर लीनियर ऑपरेशन प्रोवाइड करे। और लीनियर ऑपरेशन जब होगा तो हो गया। अच्छा, दो तरह के ऑपरेशन ही होते हैं, लीनियर और नॉन लीनियर के अंदर क्या होगा कि आपका जो इनपुट है वो तो आप अप्लाई करेंगे, लेकिन जो आउटपुट आपको मिलेगा वो इनपुट का रिप्लिका नहीं होगा, यानी कहीं से कोई चीज़ मिस होगी, एक जगह से भी, दो जगह से भी हो सकती है। तो यानी बिल्कुल जो है वो उस तरह का सिग्नल आपको नहीं मिलेगा, कुछ ना कुछ चीज़ उसमें, यानी इंटेंशनली भी हम करते हैं। मतलब अगर हमारी कोई रिक्वायरमेंट ऐसी है तो हम इस तरह से क्यू पॉइंट को एडजस्ट कर सकते हैं। फर्ज करें हमने सिर्फ एफिशिएंसी बढ़ानी है हमने एम्पलीफायर की, आगे हम अगले चैप्टर में बात करेंगे। तो हम चाहते हैं कि उसकी एफिशिएंसी जो है ना आमतौर पे 25% होती है, हम चाहते हैं 80% हो या 100% हो। तो हम उसका क्यू पॉइंट शिफ्ट कर देते हैं, हम उसकी जो डीसी बाइसिंग वैल्यूज हैं वो हम चेंज कर देते हैं, एफिशिएंसी तो बढ़ जाती है उससे। लेकिन ये है कि फिर हम पूरे का पूरा सिग्नल या लीनियर ऑपरेशन जो है वो हमें नहीं मिलता। तो उसका फिर हम क्या करते हैं, लीनियर ऑपरेशन कैसे हम वहाँ पे लेते हैं, जब एफिशिएंसी बढ़ाते हैं तो फिर ये वाला मसला कैसे हल करते हैं, इसकी हम बात करते हैं। यहाँ पे आप डायग्राम को देखिए, इसके नीचे इसकी दी गई है कि डायग्राम क्या शो कर रही है। लीनियर ऑपरेशन शो कर रही है कि आपने ये सिग्नल अप्लाई किया, यहाँ पे कॉमन एमिटर एम्पलीफायर हम यूज कर रहे हैं, तो हमें आउटपुट जो है वो इन्वर्ट होकर मिली और पूरा सिग्नल हमें मिला। इसका मतलब है कि ये इसके अंदर जो क्यू पॉइंट हमने सेलेक्ट किया है वो इस तरह किया है कि पूरा इनपुट सिग्नल अप्लाई हुआ, एम्पलीफाई हुआ, आउटपुट करंट हमें मिला और आउटपुट वोल्टेज जो है वो भी हमें मिला। करंट जो है वो इस तरह नॉन इन्वर्टिंग होगा और जो वोल्टेज है वो इन्वर्टेड होगा कॉमन इन्वर्टर के केस। तो इसी तरह से दूसरा केस क्या है कि अगर हम जो क्यू पॉइंट है, ये देखें क्यू पॉइंट यहाँ पे लेना चाहिए था हमें, जैसे हमने यहाँ पे लिया, लेकिन हमने क्यू पॉइंट ये वाला ले लिया कट ऑफ के करीब। यहाँ पे कट ऑफ है, यहाँ पे सैचुरेशन। कट ऑफ के करीब जब हमने क्यू पॉइंट लिया तो क्या हुआ कि हमारा जो सिग्नल है एक साइकिल तो उसका हमें मिल गया प्रॉपर, क्योंकि उसके लिए ये कट होगा जब ये सैचुरेशन में जाए। ये जब दूसरा अप्लाई हुआ तो जो बेस इमिटर जंक्शन है वो कहाँ चला गया, वो कट ऑफ में चला गया। इसका मतलब ये कि कट ऑफ में जाने की वजह से हमारा जो सिग्नल है आउटपुट पे वो क्या हो गया, फ्लिप हो गया। इसी तरह अगर हम क्यू पॉइंट को सैचुरेशन के करीब ले जाएंगे तो अब जो है ये वाला तो हमें प्रॉपर मिलेगा सिग्नल, लेकिन ये इसकी दफ़ा क्या होगा कि पोटेंशियल चेंजेस इस तरह से बन जाएंगी कि हमारा जो एम्पलीफायर है उसका जो दोनों जो जंक्शन हैं वो दोनों जो है वो फॉरवर्ड बायस के अंदर चले जाएंगे, और सैचुरेशन की वजह से ये वाला सिग्नल जो है यहाँ पे ये हमें नहीं मिल पाएगा। यानी इसके बाद ट्रांजिस्टर की जो रेंज है एम्पलीफाई करने की या सिग्नल को आउटपुट पे अपीयर करवाने की वो खत्म हो। इस चीज़ मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि ड्यू टू इम्प्रॉपर बाइस सिग्नल एट आउटपुट कैन स्विंग प्रॉपरली, कैन नॉट स्विंग प्रॉपरली, यानी यहाँ पे प्रॉपर स्विंग नहीं कर पाएगा।
और किसी का माइक ऑन है बताइएगा काइंडली इनको। और उसके बाद अगर हम इसको प्रॉपर यानी सेट करते हैं, अब सेट करने से क्या मुराद है कि आपने ये जो वैल्यूज़ हैं, ये वाली वैल्यूज़ वीसी और आईसी आईबी की वैल्यू, आईबी जो है वो फिक्स होगा, एक आईबी के लिए ये वैल्यू, एक के लिए ये है, एक के लिए ये ग्राफ है, एक के लिए ये ग्राफ है। तो आप ये दो वैल्यूज़ और आईबी पैरामीटर को प्रॉपर एडजस्ट करेंगे पोलैरिटीज बाइसिंग बैटरीज की मदद से, तो आपका जो एम्पलीफायर है वो लीनियर ऑपरेट करने के लिए तैयार हो। बाकी यहाँ पे वही चीज़ है, यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल बैटरी है, इसकी मदद से हमने क्या किया है, डिफरेंट आईबी की वैल्यूज हमने ली, आईबी हमने इतना लिया और वीसी को बढ़ाते गए, और शुरू में करंट तेजी से बढ़ा, उसके बाद ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो गया। ये वाला जो रीजन है, ये वाला, ये एक्टिव रीजन है। इसके अंदर हमारी कोशिश होती है कि इसके अंदर ट्रांजिस्टर जो है वो एज एन एम्पलीफायर इसके अंदर हम यूज़ करें इसको। इसी तरह जब हमने आई बी बढ़ाया तो आई सी बढ़ गया। यहाँ पे बीटा की वैल्यू दी हुई है 100 है, तो 200 माइक्रो एम्पेयर जब हमने आई बी अप्लाई किया तो उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 मिली एम्पेयर जो है वो हमें आई सी मिलेगा। और जैसे जैसे हमने ये पोटेंशियल बढ़ाया तो इस तरह से हमें जो है वो वैल्यूज जो है वो यहाँ पे मिलती गई। ठीक है, तो इस तरह से ये डिफरेंट, ये वही चीज़ है जो हम पीछे डिस्कस करके आ चुके हैं, बल्कि यहाँ पे डिस्कस करना ज़्यादा बेहतर इसलिए है कि कॉमन मीटर की आउटपुट करेक्टरिस्टिक कर्व जो है वो दोबारा हमारे सामने आ गई। अब क्या होगा, अब एक लाइन जो सैचुरेशन को कट ऑफ से मिलाएगी। अब ये सारे क्यू पॉइंट ये सारे आगे हम बात करते हैं इनकी, वन बाय वन बात करते हैं कि अगर हम इतनी वैल्यू लेंगे तो क्या होगा, इतनी वैल्यू लेंगे तो क्या होगा, और इसमें सबसे फिजिबल वैल्यू जो है हमारे लिए कौन सी होगी, यहाँ पे नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे सर्किट के अंदर क्या दिखाया गया, कॉमन इमिटर एम्पलीफायर दिखाया गया है, जिसमें हमारे पास एक वेरिएबल बैटरी है। वेरिएबल बैटरी की मदद से हमने 22 बेस इमिटर वोल्टेज जो है उसको एडजस्ट किया। बेस इमिटर वोल्टेज से हमने क्या कंट्रोल किया, करंट को कंट्रोल किया। और करंट आई बी से हमें एम्पलीफाई होकर क्या मिला, आई सी मिला। और आई सी के चेंज होने से ये वाला जो पोटेंशियल है ये चेंज होगा, ये चेंज होगा। और ये किस तरह चेंज होगा, वी सी ई इज इक्वल टू वी सी सी, यानी जितना हमने ये फिक्स कर दिया माइनस आई सी आर। आई सी की वैल्यू चेंज होगी जैसे जैसे, वैसे वैसे वी और सी सॉरी कलेक्टर और इमीटर के क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो चेंज होगा। जैसे यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है कि हम अगर ये वैल्यू ले लें, ये वैल्यू ले लें और ये वैल्यू ले लें, इसके लिए क्यू पॉइंट निकालें, इसके लिए निकालें, इसके लिए क्यू पॉइंट क्या क्या आएंगे, और इन तीनों क्यू पॉइंट्स में से कौन सा क्यू पॉइंट जो है वो हमारे लिए फेवरेबल होगा। जैसे मिसाल के तौर पे अगर हम आई बी की वैल्यू इतनी लें, 200 माइक्रो एम्पेयर लें और इस फार्मूले के अंदर पुट करें, तो आई बी कितनी वैल्यू के लिए आई सी हमारे पास 20 मिली एम्पेयर बनेगा, और इसके लिए जो पोटेंशियल हमारे पास आएगा कलेक्टर मीटर के क्रॉस वो कितना होगा, 5.6। इसी तरह जब हम वैल्यू बढ़ाएंगे 300 कर देंगे, तो ये ड्रॉप जो है वो कम हो जाएगा, जैसे ऊपर मैंने बताया, ये भी लिखा हुआ। जैसे जैसे आई सी की वैल्यू बढ़ती जाएगी ना, आई सी की वैल्यू बढ़ती जाएगी, ये वैल्यू कम होती है। इसी तरह जब हम 400 लेंगे तो हमारे पास ये जो ड्रॉप है कलेक्टर और मीटर के क्रॉस, यानी आप इसको आउटपुट भी कंसिडर कर सकते हैं। जब आप सिग्नल अप्लाई करेंगे तो हम इसको आउटपुट इतना आएगा। अब हमारे पास 3 क्यू पॉइंट आ गए, वो तीनों क्यू पॉइंट ये जब लोड लाइन ड्रा करेंगे तो लोड लाइन एक स्ट्रेट लाइन है, और ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखी हुई है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, इसमें एक्स और वाई इंटरसेप्ट दिया हुआ, एक्स इंटरसेप्ट दिया हुआ है और वाई इंटरसेप्ट दिया हुआ, यानी एक्स पे कहाँ पे कट करेगी और वाई। ये पहला क्यू पॉइंट है जो हमने वैल्यू ली 200 माइक्रो एम्पेयर, यानी हमने यहाँ से जो वैल्यू एडजस्ट की इसकी मदद से बेस करंट की वो इतनी, और इससे हमें कलेक्टर करंट इतना मिला, और ये वाला जो ड्रॉप है वो इतना मिला। इन वैल्यूज को जब हमने ड्रॉ किया तो ये हमारे पास आ गया ग्राफ, ये ग्राफ आ गया, ये ग्राफ। अब हम इन तीनों को कंबाइन, अब हमने क्या किया, सैचुरेशन, आइडली सैचुरेशन इधर होता है लेकिन प्रैक्टिकली जो है वो यहाँ पे होता है, आइडली इधर हो। ठीक है, और जब हमने सैचुरेशन और कट ऑफ को मिलाया, सैचुरेशन कब होगा, जब ये पोटेंशियल जब जीरो लेंगे उस वक्त जो करंट हमें मिलेगा वो सैचुरेशन होगा। और जब ये कलेक्टर करंट जीरो लेंगे उस वक्त जो मैक्सिमम ड्रॉप कलेक्टर और मीटर के क्रॉस हमें मिलेगा वो कट ऑफ पॉइंट कहलाएगा। इन दोनों पॉइंट्स को जब हम मिलाएंगे तो ये डीसी लोड लाइन बन जाएगी। इसी डीसी लोड लाइन से ही हमें एसी लोड लाइन का आइडिया होगा, आगे हम बात करेंगे। तो अब इसका मतलब है कि ये पहली सिचुएशन है, इसके लिए क्यू पॉइंट ये, दूसरी के लिए ये, तीसरी के लिए ये, और ये 3 क्यू पॉइंट है। अब आप समझ सकते हैं कि इनमें से कौन सा क्यू पॉइंट हमारे लिए बेहतर है। अगर हम ये क्यू पॉइंट यूज करेंगे तो एक हाफ साइकिल तो हमें मिलेगा, दूसरे हाफ साइकिल के लिए सैचुरेशन में चला जाए। अगर हम ये यूज करेंगे एक हाफ साइकिल हमें मिलेगा, दूसरे के लिए हो सकता है ये कट ऑफ में चला जाए, या कुछ सिग्नल का हमारा पोर्शन जो है वो कट ऑफ के अंदर क्लिप हो जाए। जब हम ये लेंगे तो उस वक्त क्या होगा, उस वक्त हमारे पास इस तरह से
पूरे का पूरा इनपुट सिग्नल अप्लाई होगा और उसके लिए जो आउटपुट आएगी, यानी यहाँ पे जो आउटपुट कलेक्टर करंट है वो भी हमें प्रॉपर मिलेगा, और यहाँ पे जो आउटपुट वोल्टेज है वो इन्वर्ट होके और एम्पलीफाई होके वो भी हमें प्रॉपर मिलेगा। ये आगे डायग्राम कहीं ना कहीं दी हो। तो इस तरह से हम डिफरेंट पोलैरिटी यानी बेस एमिटर वैल्यू को एडजस्ट करके हम आईबी की वैल्यू सेलेक्ट करते हैं, और उस आईबी की वैल्यू पे जो हमें आईसी की वैल्यू मिलती है और जितना ड्रॉप हमें कलेक्टर और एमिटर के क्रॉस मिलता है, तो ये चीज़ें हमारी हेल्प करती हैं क्यू पॉइंट को, क्यू पॉइंट का सिलेक्शन करने में। वही चीज़ यहाँ पर दोबारा डिस्कस की हुई है कि कौन सी चीज़ को वेरी करेंगे तो किस तरह से वेरी होगा। और लीनियर रीजन का मतलब ये है कि आप जो पूरा सिग्नल आपने अप्लाई किया है वो पूरे का पूरा सिग्नल जो है वो आउटपुट पे हमारे पास अपीयर हो और वो इनपुट का रिप्लिका हो, ताकि हमें प्रॉपर जो सिग्नल है आउटपुट के ऊपर वो हमें मिल जाए। जैसे यहाँ पे है, हमने बाइसिंग कर दी, हमने दरमियान वाला जो पॉइंट है ये वाला, इस कर्व के ऊपर ये हमने क्यू पॉइंट ले लिया, ये सिग्नल हमने अप्लाई किया, ये वाला सिग्नल जिसके अंदर 100 एम्पेयर का चेंज है, यानी इस वैल्यू से 100 एम्पेयर ऊपर है 100 एम्पेयर नीचे, इसका मतलब है इतना मार्जिन हमारे पास मौजूद है सिग्नल को अप्लाई करने के लिए, ठीक है। और जब ये सिग्नल एम्पलीफाई होगा 100 टाइम्स बीटा की वैल्यू, वही ये सर्किट वही है पुराना ही, लेकिन वहाँ पे वेरिएबल बैटरी थी, हम वहाँ पे एडजस्टमेंट कर रहे थे, अब हमने एडजस्टमेंट कर ली है, तो हमने वो वैल्यूज जो हमने सेलेक्ट करनी थी वो हमने कर ली है। और कलेक्टर ये छोटी वैल्यूज जो है ना स्मॉल, ये हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ऐसे सिग्नल हमने अप्लाई किया हुआ, और ये जो ये वाले हैं कैपिटल वर्ड्स जो हैं ये बता रहे हैं, कैपिटल लेटर बता रहे हैं कि डीसी जो वैल्यूज हमने अप्लाई की है वो। तो हमने क्या किया, सिग्नल अप्लाई किया, सिग्नल एम्पलीफाई होके माइक्रो एम्पेयर से मिली एम्पेयर में आ गया, और इसकी वजह से जो पोटेंशियल ड्रॉप हमें, यानी जैसे जैसे सिग्नल आएगा करंट आएगा उस टाइम हमें हर एक लम्हे जितना पोटेंशियल हमें मिलेगा वो ये मिल गया, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर हम प्रॉपर बाइसिंग करेंगे तो फिर हमें पता होगा कि अगर इतना सिग्नल हम अप्लाई करते हैं इसका हमें एम्पलीफाई होके इतना इतना जो करंट है वो मिलेगा, और इतना करंट जब स्विंग करेगा आउटपुट के ऊपर तो इतना जो पोटेंशियल है वो आउटपुट पे अपीयर होगा, इतने यानी पोटेंशियल का सिग्नल अपीयर होगा। तो पूरे का पूरा सिग्नल फिर हम प्रॉपर एडजस्टमेंट करके क्यू पॉइंट की तो हम इसको हासिल, ठीक है जी। अब इसमें जो एक हमें प्रॉब्लम एक पेश आता है वो क्या है, वो वेव फॉर्म डिस्टॉर्शन है कि हमने सिग्नल अप्लाई किया, वो सिग्नल एम्पलीफाई हो गया, लेकिन एम्पलीफाई होने के बाद वो सिग्नल जो है वो हमें प्रॉपर मिला नहीं। ऐसा क्यों होगा, देखें हमने सिग्नल अप्लाई किया, ये वाला सिग्नल अप्लाई किया, क्यू पॉइंट हमने यहाँ पे लेने की बजाय ये फिजिबल था, यहाँ पे हमने लिया, यानी हमने जो बाइसिंग वैल्यूज हमने एडजस्ट की वो हमने यहाँ पे एडजस्ट कर दिया, हमने कहा देखते हैं कि क्या होता है। तो जब हमने ये सिग्नल अप्लाई किया जिसको हमने एम्पलीफाई करना है किसी अल्टरनेटिंग सोर्स से, तो इसका ये करंट हमें मिला, इसका मतलब है कि इस पोर्शन के लिए ये क्या चला गया, सैचुरेशन में चला गया, ये वाला हमें नहीं मिलेगा, आउटपुट पे हमें नहीं मिलेगा, और इसके कोरिस्पॉन्डिंग ये वाला जो पोटेंशियल है इन्वर्ट होके जब आएगा तो ये इतना हिस्सा हमें नहीं मिलेगा, इसे हम वेवफॉर्म डिस्टॉर्शन कहते हैं। और अगर हम क्यू पॉइंट को यहाँ से यानी मिडल से अगर हम कट ऑफ रीजन की तरफ इस तरफ अगर हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे इसको यहाँ पे, तो फिर क्या होगा, फिर ये वाला जो दूसरा हाफ साइकिल है पहले वाला उसके लिए मार्जिन मौजूद है हमारे पास, वो हमें सही मिलेगा, और दूसरा जो है ये क्लिप हो जाएगा, कट ऑफ की वजह से ये क्लिप हो गया, सैचुरेशन की वजह से। अगर हमारा सिग्नल इतना है और हमारे पास मार्जिन दोनों तरफ यानी इतना कम मार्जिन है जो हमने एडजस्टमेंट की है वैल्यूज की, कि वो कट ऑफ में भी जा सकता है और वो सैचुरेशन में भी जा सकता है, तो दोनों जो सिग्नल के हाफ साइकिल हैं वो दोनों ही क्लिप होके हमें मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरह से प्रॉपर जो क्यू पॉइंट सिलेक्शन है वो हमारी है, जैसे हमने ऊपर बात की, प्रॉपर क्यू पॉइंट सिलेक्शन जो है वो हमारी हेल्प करता है कि आप किस तरह से इनपुट सिग्नल और आउटपुट सिग्नल जो है ना वो प्रॉपर एम्पलीफाई करवा के आप आउटपुट पे उसको ले सकते हैं, ठीक है जी। इसके बाद बात है वोल्टेज डिवाइडर बाइस की, यानी बाइसिंग की कई टेक्निक्स हैं, जिसमें एक टेक्निक ये भी है कि आप एक ही बैटरी यूज़ करें और वोल्टेज डिवाइडर लगा के आप जिस टर्मिनल या जिस जंक्शन के ऊपर जितना पोटेंशियल आपने देना है आप उतना पोटेंशियल दें, ताकि जो आपकी रिक्वायरमेंट है बेस मीटर जंक्शन फॉरवर्ड बाइस और कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बाइस वो आप कर सकें। जैसे यहाँ पे एक हमारे पास बैटरी है और इसी बैटरी से हमने कलेक्टर को पोटेंशियल दिया है, और इसी बैटरी से हमने ये वोल्टेज डिवाइडर यूज़ करके हमने बेस को पोटेंशियल दिया है। अब यहाँ पे R1 और R2 यानी यहाँ पे जो करंट आ रहा है वो उसका कुछ हिस्सा I2 की तरफ जाएगा, और यहाँ पे उसी करंट यानी टोटल जो करंट आ रहा है उसका एक हिस्सा जो बेस की तरफ जाएगा। क्योंकि बेस की तरफ करंट बहुत कम होता है, इसलिए यहाँ पे हम एक चीज़ डिफाइन करते हैं, इसे हम कहते हैं स्टिफ वोल्टेज डिवाइडर, यानी ये ऐसा वोल्टेज डिवाइडर है जो बेस को बहुत कम करंट प्रोवाइड करें, ऐसे वोल्टेज डिवाइडर को हम कहेंगे स्टिफ वोल्टेज डिवाइडर। और यहाँ पे जो टेक्निक हमने यूज़ की है बाइसिंग के लिए
ये चूंकि वोल्टेज डिवाइडर यूज कर रहे हैं हम, तो इसलिए हम इसको कहते हैं वोल्टेज डिवाइडर बायस। और यहाँ पे बेस के क्रॉस कितना पोटेंशियल होगा, ये देखें यहाँ पे हमने पोटेंशियल कितना अप्लाई किया, वीसीसी अप्लाई किया, और इस पोटेंशियल को इस डिवाइडर की मदद से हमने यूज़ किया, और इतना पोटेंशियल जो है, यानी ये वैल्यूज जब हम पुट करेंगे, सपोज यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, दोनों R1 और R2 इक्वल हैं, तो 10 में से अगर ये 10 है, वीसीसी अगर 10 है, तो 10 में से 5 जो है वो बेस पे हमें मिलेगा, और 5 जो है वो आगे R2 के क्रॉस में। तो इस तरह से इमीटर के अक्रॉस पोटेंशियल कितना होगा, टोटल पोटेंशियल जो बेस के अक्रॉस आएगा उसमें से जितना 0.7 यानी कि बेस इमीटर के अक्रॉस ड्रॉप होगा, बाकी का पोटेंशियल जो है वो हमें इमीटर के अक्रॉस मिलेगा। इसी तरह से आई सी और आई की वैल्यू हमें आइडिया है कि ये ऑलमोस्ट इक्वल होती है, आई सी वैसे थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो यहाँ पे जो पैरामीटर्स हमारे पास वी ई है ऊपर हमने निकाला, और आर ई की वैल्यू है जो हमने यहाँ पे लगाई हुई है यहाँ पे, तो इसकी मदद से हम आई सी आई की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसी तरह कलेक्टर पे कितना वोल्टेज हमें मिलेगा, इतना वीसीसी, यानी सपोज हम ये 10 है और आई सी आर सी की वैल्यू कितनी है, वहाँ पे हम चेक कर सकते हैं कि कलेक्टर का क्रॉस पोटेंशियल जो है वो कितना मिलेगा। ठीक है, जब आप कलेक्टर और एमीटर का आपको पता चल जाएगा, तो फिर आउटपुट पे कितना पोटेंशियल आपको मिलेगा, यानी कलेक्टर और एमीटर के क्रॉस, ये जो दो टर्मिनल्स हैं, ये जंक्शन नहीं है, ये जो दो टर्मिनल्स हैं इनके क्रॉस कितना पोटेंशियल आपको मिलेगा, वो आप इस फार्मूले, ये वही इससे आप निकाल, इस कंडीशन के लिए जिस कंडीशन में हमने जैसे उसमें एग्जांपल ली है, ये इस कंडीशन के लिए है जिस कंडीशन में आपने क्या यूज किया है, वोल्टेज डिवाइडर बाय सर्किट यूज किया है। ठीक है जी। आगे इसके बाद कुछ एनालिसिस है सर्किट का, जिसमें बेस बाइस है, इमीटर बाइस है, और दो फीडबैक्स हैं, क्या क्या है इसमें, इमीटर फीडबैक बाइस सर्किट है, और कलेक्टर फीडबैक बाइस सर्किट है। इनके लिए फिर हमें थेवेनिन थ्योरम और नॉर्टन, इनकी थोड़ी यानी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो यहाँ पे चूंकि हम यानी उस सेंस में नहीं जा रहे इतनी ज़्यादा डिटेल में, तो हमें इनकी यानी इस चैप्टर से हमें यही चीज़ें थी जो हमें करने की ज़रूरत थी। और इसके बाद एक दो चीज़ें और, अच्छा इसमें ना एक चीज़ अक्सर हमारे माइंड में आती है कि हम क्या क्या तैयार करें, क्या क्या तैयार करें और क्या छोड़ें। तो एमसीक्यूज टाइप जो पेपर हैं उसके अंदर कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं, जैसे हमारे ये हायर लेवल के जो सब्जेक्ट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स है, क्वांटम है, या सॉलिड स्टेट है, क्लासिकल है, इसके लिए आप ये बात ज़हन में रखें कि आपको टर्म्स का आइडिया होना चाहिए। यानी वहाँ पे कोई क्वेश्चन आए और वो टर्म आपने ना सुनी हो, ना देखी हो कभी, ना उसके बारे में कोई आइडिया हो, तो फिर वो मिस है। अगर आपको उस क्वेश्चन की यानी कोई डेरिवेशन है, कोई कॉम्प्लिकेटेड उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ें हैं, वो नहीं भी आइडिया, लेकिन आपने उसको थोड़ा गो थ्रू किया हुआ है ना, तो क्वेश्चन जो है ना, क्योंकि यहाँ पे इस लेवल के क्वेश्चन जो है वो बहुत डीप यानी दे नहीं सकता, सेंस नहीं बन सकती क्वेश्चन देने की। मतलब वहाँ पे कोई वो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ वो दे और वो पूछे कि इसका क्या है, इसका क्या है, वो नहीं हो सकता। तो यहाँ पे ये समरी दी हुई है, इसके अंदर जो चीज़ें हमने पीछे बात की है, तो वो ज़रा क्लियर हो जाएंगी कि बाइस करने का मकसद क्या होता है, कि क्यू पॉइंट प्रॉपर हम सेलेक्ट कर सकें। और क्यू पॉइंट का क्या मतलब है, अगर हम कॉमन मीटर की बात कर रहे हैं, कि आई सी और वी सी की जो वैल्यूज़ हैं वो आप इस तरह एडजस्ट करें कि इनपुट सिग्नल जो है वो यानी जो हमारा एम्पलीफायर है वो लीनियरली ऑपरेट करे, और हमें जो है सिग्नल एम्पलीफाई करके दे। ठीक है, बाकी ये सैचुरेशन के लिए हमने बात की कि जब VCE जो है वो ज़ीरो होगा, तो मैक्सिमम करंट जो है वो सैचुरेशन कहलाएगा। जब कलेक्टर करंट ज़ीरो होगा, तो जो ड्रॉप मैक्सिमम ड्रॉप जो हमें मिलेगा कलेक्टर और एमीटर जंक्शन के क्रॉस, वो कट ऑफ होगा। तो इसी तरह से जो एक्टिव रीजन है, सैचुरेशन रीजन है और कट ऑफ रीजन है, तीनों के अंदर यानी ट्रांजिस्टर को ऑपरेट करवाया जा सकता है, लेकिन एम्पलीफायर के लिए हमारी कोशिश है कि हम उसको ऑपरेट करवाएं एक्टिव रीजन के। ठीक है जी। जिसके बाद बात करेंगे, अच्छा जी, इसके बाद है बीजेटी एम्पलीफायर्स। अब इसके अंदर क्या है, तो इसमें ना अगले चैप्टर के अंदर हमने बात करनी है, वो यहाँ पे मैंने मेंशन करने की कोशिश की है कि ये उसमें सिर्फ डेफिनेशन दिया है, लेकिन हमें उनका आइडिया होना चाहिए कि एम्पलीफायर्स की टाइप्स हैं, क्लास ए एम्पलीफायर, क्लास बी, क्लास ए बी, फिर इनकी क्लास बी और क्लास ए बी की पुश पुल फॉर्म्स हैं, और इसके बाद क्लास सी है। बज़ाहिर इनमें थोड़ा थोड़ा फर्क है, लेकिन हमें ये आइडिया होना चाहिए। तो ये वाले जो बीजेटी एम्पलीफायर्स हैं, जिनको हम लीनियर रीजन के अंदर ऑपरेट करवाते हैं, ये क्लास ए एम्पलीफायर कहलाते हैं। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं क्लास ए का मतलब क्या है। ये ऐसे एम्पलीफायर है जिनके लिए हम पूरे का पूरा सिग्नल जो है वो इनपुट पे अप्लाई करते हैं, और पूरे के पूरे सिग्नल के लिए वो हमें आउटपुट देते हैं। तो ऐसे जो एम्पलीफायर यानी फुली लीनियर रीजन के अंदर वो ऑपरेट करता है, तो ऐसे जो एम्पलीफायर्स हैं इन्हें हम बीजेटी सॉरी क्लास ए एम्पलीफायर्स भी कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पे
यहाँ पे उसने क्यू पॉइंट की दोबारा बात की है, यानी बाइसिंग की उसने बात की है कि प्रॉपर बाइसिंग का मतलब ये है कि आईसी और वीसीई की वैल्यूज़ का वो सेट या वो पेयर जिसके लिए हमारा ट्रांजिस्टर जो है एज एम्पलीफायर ऑपरेट कर रहा है, अगर तो वो लीनियरली ऑपरेट करे और हमें इनपुट पे अप्लाई किया जाने वाला जो सिग्नल है उसके हमें प्रॉपर जो है वो आउटपुट दे। अच्छा, इसके बाद लीनियर एम्पलीफायर, ये यहाँ पे वही चीज़ है, कॉमन इमिटर एम्पलीफायर यूज़ किया हुआ है और उसको कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन को एज ए एम्पलीफायर यूज़ करके यानी इनपुट अप्लाई करके आउटपुट लेके उसने हमें दिखाया हुआ है। जैसे यहाँ पे हमने ये सिग्नल अप्लाई किया और ये सिग्नल हमने अप्लाई किया कैपेसिटर कपलिंग के थ्रू, यानी हमने जो हमारा इनपुट सोर्स है जहाँ से हमने इनपुट अप्लाई करनी है जिसकी अपनी रेजिस्टेंस आर एस है, इसको हमने कैपेसिटिवली कपल्ड किया अपने इस ट्रांजिस्टर की बेस के ऊपर। अब आपने कैपेसिटर क्यों लगाया यहाँ पे, ये बात थोड़ी सी माइंड में रखें ताकि इस जो सिग्नल हम अप्लाई कर रहे हैं इसके अंदर जो डीसी कंपोनेंट है उसको हम फिल्टर कर सकें, यानी प्योर एसी सिग्नल जो है वो हम यहाँ पे अप्लाई करें। और इसकी वजह से बेस के ऊपर जो करंट हमें मिलेगा, जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस की वजह से कुछ करंट अगर ड्रॉप होता है तो हमें इस वी बी की वजह से जो करंट हमें यहाँ पे बेस पे मिलेगा वो ये है एम्पलीफाई होके आईसी की भी ये वैल्यू हमें मिलेगी। और चूंकि कॉमन इमीटर है तो ये फेज इन्वर्जन हमें देता है, यानी इन्वर्टर के तौर पे काम करता है, तो ये हमें आउटपुट वोल्टेज जो है वो इन्वर्ट करके देगा। और दोबारा फिर हमने आउटपुट को भी कैपेसिटिवली कपल्ड किया है ताकि जो डीसी कंपोनेंट है इस आउटपुट सिग्नल का अगर कोई है तो वो फिल्टर हो जाए और हमें आउटपुट के ऊपर जो है वो प्योर एसी यानी एम्पलीफाइड सिग्नल जो है वो हमें मिले। और दोबारा से वही चीज़ यहाँ पे उसने नीचे वही चीज़ डिस्कस की हुई है कि किस तरह से आईसी की वैल्यू बढ़ती है, यानी इन्वर्जन। हम अक्सर हमारे माइंड में ये क्वेश्चन होता है एफएससी के अंदर भी, यानी ये चीज़ वहाँ पे डिस्कस की जा सकती है कि अक्सर ये पूछा जाता है ये इन्वर्जन जो है वो किस तरह से होती है, मतलब हमने ये सिग्नल अप्लाई किया आउटपुट करंट में ऐसे का वैसा ही मिल रहा है एम्पलीफाई होके, और ये वोल्टेज किस तरह से चेंज हो रहा है। तो कलेक्टर और मीटर के यानी यहाँ पे जो हम आउटपुट ले रहे हैं इसके क्रॉस जो पोटेंशियल है तो उसका ये फार्मूला है, यानी वीसीसी जो आपने फिक्स अप्लाई कर दिया यहाँ से, और इसमें से आईसी आरसी के क्रॉस जितना पोटेंशियल ड्रॉप है वो इसकी वैल्यू डिसाइड करेगा कितनी है। और क्योंकि ये जब ये ज्यादा होगा तो ये कम होगा, इसलिए ये इन्वर्जन जो है वो ऑटोमेटिक होगा। दोबारा से वही चीज़ है, यहाँ पे एक चीज़ नहीं आई है, एसी एसी लोड लाइन, पहले हमने डीसी लोड लाइन की बात की है, ये डीसी लोड लाइन मैंने इसके ऊपर ड्रा करने की कोशिश की, थोड़ी सी ये यानी प्रॉपर ड्रा नहीं हुई, इस पॉइंट में से गुजरनी चाहिए थी ये कि जब हम ये वाला सिग्नल अप्लाई करेंगे, इनपुट सिग्नल ये वाला हम अप्लाई करेंगे और इसके लिए हमें जो आउटपुट मिलेगी। अब देखिए पहले हमारे पास करंट कितना था डीसी बाइसिंग के दौरान, वो था आईसी। जब हमने सिग्नल अप्लाई किया तो इतना करंट जो है वो चेंज हो गया, इसका मतलब है अब कलेक्टर करंट जो है वो हमें इतना मिला। अब याद रखें कि ये पहले से कुछ ज्यादा है। और इसी तरह जब ये आईसी करंट ज्यादा होगा, ये ज्यादा होगा, ये माइनस हो रहा है, ये वाला फैक्टर क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। जब ये माइनस होगा इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो वी से ई मिलेगा वो पहले की निस्बत कम होगा। तो इसका मतलब है कि यानी ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डीसी लोड लाइन और एसी लोड लाइन में से स्लोप किसका ज्यादा है या दोनों में से स्टीपर कौन सी। तो आप देख रहे हैं कि एसी लोड लाइन जो है इसका स्लोप ज्यादा है डीसी लोड लाइन की निस्बत, ठीक है, यानी इसकी सैचुरेशन करंट की वैल्यू ज्यादा है और इसके जो पोटेंशियल ड्रॉप हमें इस मिलेगा कलेक्टर मीटर के क्रॉस वो थोड़ा कम है। ठीक है, बाकी वही चीज़ है कि हमने सिग्नल अप्लाई किया इनपुट पे आई बी, यानी सिग्नल जो हमने अप्लाई किया उसकी वजह से आई बी करंट हमें मिला बेस के ऊपर, और कलेक्टर पे हमें जो करंट मिला एम्पलीफाई होके यानी मिली एम्पेयर में हमने अप्लाई किया, सॉरी माइक्रो एम्पेयर में, हमें मिली एम्पेयर में मिला और पोटेंशियल जो है वो हमें एम्पलीफाई होके मिला। इसका मतलब ये हुआ कि कॉमन एमीटर जो है वो हमें वोल्टेज गेन करंट गेन दोनों देता है, और जब ये दोनों होगी तो फिर हमें ये पावर गेन भी देगा। और आगे ये एंड पे यानी ये बात जब हम कर चुकेंगे तो हम समरी की तरफ जाएंगे, वहाँ पे ये चीज़ें मेंशन है। और यही चीज़ें कॉमन इमीटर कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर के अंदर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस में वोल्टेज गेन होता है, किस में करंट गेन होता है, किस में पावर गेन होता है, या इसके साथ इनपुट या आउटपुट इम्पीडेंस वगैरह वो पूछ सकता है, मैक्सिमम ये चीज़ें पूछ सकते हैं। ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, इसको आप क्लियर कर लें। ये डीसी लोड लाइन मिट गई है यहाँ से, लेकिन ये है कि अगर आप इसको दोबारा ड्रा करें, आप इस तरह करें, ये इधर ले जाए लाइन, और ये लाइन जो है ये अब सीधी लाइन नहीं लगे, ये ये वाली डीसी लोड, ठीक है जी। अच्छा, अब दो तरह के पैरामीटर्स हैं, यानी पैरामीटर से क्या मुराद है, पैरामीटर से मुराद यही है कि जब हम ट्रांजिस्टर की बात करते हैं एज ए एम्पलीफायर तो कौन कौन सी चीज़ें हैं, यानी करंट गेन है हमारे पास, करंट गेन है, वोल्टेज गेन है हमारे पास, इमीटर पे कितनी रेजिस्टेंस है, बेस पे कितनी है, और कलेक्टर पे कितनी, यानी ये जो स्मॉल वैल्यूज हैं एक तो ये एसी को रिप्रेजेंट करती हैं कि यानी कैपिटल लेटर जैसे हमने
कहा था पीछे कि वो डीसी को रिप्रेजेंट करते हैं, जब हम बाइसिंग करते हैं, जब हम सिग्नल अप्लाई करते हैं तो उस टाइम जो करंट गेन या वोल्टेज गेन या रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो आमतौर पे चेंज भी हो जाती है सिग्नल के आने से, वो जो हमें मिलती है उसको हम स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक बात है छोटी सी याद रखने वाली। बाकी अल्फा ए सी, वहाँ पे अब पहले हमने अल्फा डीसी की बात की थी। अल्फा ए सी क्या है? ये करंट गेन है आई सी ओवर आई ई। आई सी ओवर आई का मतलब है कि जब हम इसको कॉमन बेस के तौर पे यूज कर रहे होंगे ट्रांजिस्टर को, कॉमन तो बेस कॉमन होगा, तो इसका मतलब है कि इनपुट पे हमारे पास कौन सा करंट होगा? इमीटर। और आउटपुट पे कौन सा होगा? कलेक्टर। चूंकि इमीटर ज्यादा होता है, कलेक्टर कम होता है, इसलिए जो अल्फा ए सी है मैक्सिमम या ये 1 के इक्वल होगा। मैक्सिमम 1 के इक्वल तो नहीं होगा खैर, लेकिन ये 1 से कम ही रहेगा। तो यानी यूं आप इसको याद रख लें। इसलिए हम कहते हैं कि कॉमन बेस के अंदर जो करंट गेन है वो नहीं होता, मतलब 1 है ना, तो ज्यादा से ज्यादा जितना हमने इनपुट पे दिया है उतना ही हमें मिल सकता है। और बीटा एसी जो है वो किसके इक्वल है? आई सी ओवर आई बी, यानी कॉमन इमीटर की हम बात कर रहे हैं। और कॉमन इमीटर के अंदर आपको पता है कि इमीटर को हम कॉमन करते हैं, बेस पे इनपुट होती है, इनपुट करंट बहुत कम है, आउटपुट करंट बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम कहते हैं कि इसमें जो बीटा की वैल्यू है वो काफ़ी ज़्यादा, यानी करंट गेन उसकी काफ़ी होती है। इसी तरह ये इमीटर से जब हम बेस की तरफ देखेंगे तो जो रेजिस्टेंस हमें इमीटर टर्मिनल के ऊपर जो रेजिस्टेंस हमें मिलेगी वो इमीटर रेजिस्टेंस है। और बेस रेजिस्टेंस बहुत ही कम होती है, इमीटर रेजिस्टेंस की एक मीडियम वैल्यू होती है और कलेक्टर रेजिस्टेंस की काफ़ी ज़्यादा वैल्यू। तो ये जो पैरामीटर्स हैं 5, इन्हें हम कहते हैं आर पैरामीटर्स। ठीक है, अब इनमें जो 2 पैरामीटर्स है ना, ये वाला और ये वाला, ये एच पैरामीटर हाइब्रिड पैरामीटर्स के अंदर आएंगे। यानी जब हमें ट्रांजिस्टर या कोई एम्पलीफायर दिया जाता है तो उसकी जो डाटा शीट है उसके ऊपर ये पैरामीटर्स की फॉर्म में ये चीज़ें मेंशन होती हैं। अगर हमें पैरामीटर का आइडिया होगा तो फिर हमें पता चलेगा कि इसकी बीटा की वैल्यू इतनी है, अल्फा की वैल्यू इतनी है, और इसकी जो फॉरवर्ड करंट गेन है वो इतना है, और इसकी जो रिवर्स वोल्टेज फीडबैक रेशियो है वो इतनी है, या इसकी आउटपुट कंडक्टेंस इतनी है, इसकी इनपुट रेजिस्टेंस इतनी है। तो आगे हम बात करते हैं हाइब्रिड पैरामीटर की, और इन दोनों का आपस में रिलेट भी करते हैं। बाकी इनके प्रूव्स हैं कि आप किस तरह से हाइब्रिड पैरामीटर से आर पैरामीटर्स निकाल सकते हैं, या आर पैरामीटर को हाइब्रिड पैरामीटर के साथ किस तरह रिलेट कर सकते हैं। तो अगर आप वो करना चाहें तो वो आप एमबीडी की बुक के अंदर भी दिए हुए हैं। इस बुक के अंदर तो खैर नहीं दिए हुए ये प्रूव, लेकिन ये है कि यहाँ पे कोई प्रूव अगर आता है ना और उसने नहीं दिया हुआ तो उसने वो लिंक दिया हुआ कि ये प्रूव आपको यहाँ से मिल सकते हैं अगर आपको देखना चाहें। ये चीज़ें मैं बेस जो है आमतौर पे इसकी रेजिस्टेंस बहुत कम होती है, बाज़ औक़ात हम इसे नहीं भी रिप्रेजेंट करते, यानी इतनी कम होती है कि हम इसे निगलेक्ट कर देते हैं। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होती है, और आर ई जो है यानी इसकी एक मीडियम वैल्यू होती है। आप यूँ कह लें कि एक अंदाजे के मुताबिक 10, 12, 15 ओम तक की हो सकती है। अच्छा, ये ना हर सर्किट को हम एक मॉडल सर्किट से यूज़ करते हैं, यानी हम उसको एक इक्विवेलेंट सर्किट बनाने की कोशिश करते हैं जो उसके एक्चुअल सर्किट को रिप्रेजेंट करता है। अब हमने कॉमन इमीटर एम्पलीफायर का एक मॉडल सर्किट जनरलाइज्ड और सिंपलीफाइड फॉर्म में, यानी पैरामीटर्स की फॉर्म में। पैरामीटर्स क्या है? पैरामीटर्स ट्रांजिस्टर को एज ए एम्पलीफायर जब हम यूज़ करेंगे तो उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ को पैरामीटर्स जो हैं वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका मतलब है कि अगर हम एक्चुअल ट्रांजिस्टर सर्किट बनाने के बजाय अगर हम सिर्फ पैरामीटर्स को ही बना लें तो हम उस ट्रांजिस्टर की जो वर्किंग है उसको हम समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पे उसने किया है, क्या किया है? ये कलेक्टर है, ये कलेक्टर रेजिस्टेंस है, यहाँ पे ये इमीटर है और ये इमीटर की जितनी रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे ये वाला जो टर्मिनल है ये बेस टर्मिनल है, और ये बेस की जितनी रेजिस्टेंस है। अब मैंने आपको पीछे बताया कि बेस की वैल्यू बहुत कम होती है बेस रेजिस्टेंस की, तो इसलिए अब यहाँ पे हमने बेस जब बिल्कुल हमने सिंपलीफाई किया जनरलाइज से, तो हमने बेस के ऊपर रेजिस्टेंस शो ही नहीं की। ठीक है, दूसरा एक बात और याद रखें, ये जो कलेक्टर टर्मिनल है ये काम करता है एज ए डिपेंडेंट करंट सोर्स। डिपेंडेंट करंट सोर्स से क्या मुराद है कि बेस करंट एम्पलीफाई होके हमें कलेक्टर पे मिलता है, यानी ये जो अल्फा आई ई है, अगर हम अल्फा की वैल्यू पुट करें तो ये वाली जो चीज़ है ये आ जाती है आई सी के इक्वल, और आई सी किसके इक्वल है? बीटा आई बी के। तो इसलिए हम इसे कहते हैं कि आई सी यानी कि जो कलेक्टर टर्मिनल है उस पे जो करंट है वो करंट जो है वो एक डिपेंडेंट सोर्स के तौर पे, यानी करंट हमें यहाँ से मिल रहा है नीचे की तरफ, लेकिन ये करंट जो है ये डिपेंड कर रहा है आई बी के ऊपर। जैसे हम स्विच के तौर पे यूज़ करते हैं तो हम आई बी के ज़रिए आई सी को कंट्रोल करते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं जो ट्रांजिस्टर है ये करंट कंट्रोल डिवाइस। ये पूछा जाता है कि जो बीजेटी है वो कौन सी डिवाइस है? ये है करंट कंट्रोल्ड डिवाइस। आगे हम बात करेंगे, आगे हम एक चैप्टर पढ़ेंगे उसमें हम एफईटी की बात करेंगे। तो एफईटी क्या है? वो है वोल्टेज कंट्रोल्ड डिवाइस। ठीक है, ये इन दोनों में फ़र्क है, यानी मेजर जो फ़र्क है इनमें एक ये भी है।
तो जनरलाइज सर्किट के अंदर क्या है जी, हमने पैरामीटर्स की फॉर्म में हमने पीछे पैरामीटर पढ़े अल्फा और बीटा, तो हमने सारे यहाँ पे रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है कि किस तरह से हम पैरामीटर्स की मदद से एक्चुअल सर्किट बनाए बगैर हम इक्विवेलेंट सर्किट या मॉडल सर्किट से हम जो है वो ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर कोई भी हो, जैसे यहाँ पे हमने कॉमन एमिटर डिस्कस किया, तो हम उसको समझ सकते हैं। ये उसने दोबारा फिर ड्रा किया है कि ये जो मॉडल सर्किट है या जो सिंप्लीफाइड सर्किट है, ये किस तरह से यानी रिप्ले कर रहा है इस सर्किट का, यानी किस तरह से ये इसका रोल प्ले कर रहा है। जैसे यहाँ पे ये वाला जो टर्मिनल है बेस टर्मिनल है, ये कलेक्टर टर्मिनल है, ये हमने कलेक्टर बनाया, कलेक्टर जो है वो एज ए डिपेंडेंट करंट सोर्स काम कर रहा है, ये हमने वो रिप्रेजेंट कर दिया। और आर ई जो है हमारे पास ये क्या है, मीटर की इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये हमने ट्रांजिस्टर बनाया और इस ट्रांजिस्टर को पीछे हमने एज ए एम्पलीफायर यूज किया और उस एम्पलीफायर का आर पैरामीटर है वो ये 25 मिलीवोल्ट डिवाइडेड बाय आईवी, यानी आईवी करंट के कम ज्यादा होगी अगर इसकी जो डेरिवेशन आपको चाहिए वो आपको मिले। एक एग्जांपल उसने ली हुई है कि अगर 2 मिली एम्पेयर हमारे पास इमीटर कर, यानी टोटल जो करंट है बेस और कलेक्टर करंट का टोटल जो सम है, इमीटर की तरफ अगर आने वाला करंट जो है वो 2 मिली एम्पेयर हो, तो उस टाइम इमीटर के ऊपर कितनी रेजिस्टेंस देखने में मिलेगी, तो वो कितनी होगी 12.5 ओम। यहाँ से आपको आइडिया हो सकता है कि मीटर रेजिस्टेंस कितनी होती है ऑलमोस्ट, और कलेक्टर रेजिस्टेंस कई 100 ओम या किलो ओम की रेंज में हो सकती है, और जो बेस रेजिस्टेंस है बहुत ही कम होती है। फॉरवर्ड बाइस के अंदर जैसे आपको पता है 1 2 4 ओम यानी फ्यू ओम्स तक हो सकती है, उसको हम निगलेक्ट भी कर। इसके बाद एक कंपैरिजन है, हमने बात की कि जब सिग्नल अप्लाई करेंगे तो बीटा ए सी, जब सिर्फ बाइसिंग करेंगे तो बीटा डी सी, ये दोनों की वैल्यूज हैं, यानी ये नॉन लीनियर ग्राफ है कि किस तरह आई बी पे डिपेंड कर रहा है ना आई सी, किस तरह एक स्पेसिफिक क्यू पॉइंट के ऊपर यानी क्यू पॉइंट की तरफ जब आप जा रहे हैं या एक क्यू पॉइंट के लेफ्ट और राइट या उसके सैचुरेशन और कट ऑफ वाले रीजन की तरफ जब आप बेस करंट को चेंज करेंगे तो किस तरह कलेक्टर करंट किस तरह चेंज होगा, यानी ये है बाइसिंग के लिए सिर्फ। लेकिन जब आप सिग्नल अप्लाई करेंगे, सिग्नल अप्लाई करने पे जो बेस करंट चेंज होगा उससे जो कलेक्टर करंट के अंदर चेंज आएगा, यहाँ पे हमने बोला इस तरह से हम इनको जो है बीटा ए सी और बीटा डी सी को आपस में हम रिलेट कर सकते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं कि बीटा ए सी की वैल्यू जो है वो स्लाइटली ज़्यादा होगी बीटा डी सी की निस्बत, उसकी वजह ये कि सिग्नल आने पे जो करंट है इनपुट करंट और आउटपुट करंट जो है वो इनपुट करंट तो थोड़ा सा बढ़ेगा लेकिन आउटपुट करंट ज़्यादा बढ़ेगा क्योंकि वो एम्पलीफाई होकर हमें मिलना है। यहाँ पे इन दोनों का कंपैरिजन है। इसके बाद एच पैरामीटर्स हैं, इन्हें हाइब्रिड पैरामीटर्स कहते हैं। यानी ये 4 पैरामीटर्स हैं, इन 4 पैरामीटर्स से हम किसी भी ट्रांजिस्टर जिसको हम एज ए एम्पलीफायर यूज़ करेंगे हम उसका मुकम्मल आइडिया कर सकते हैं। तो ये कॉमन बेस के लिए हम इसके साथ बी लगा देंगे, कॉमन मीटर के लिए हर पैरामीटर के साथ ई लगा देंगे, कॉमन कलेक्टर के लिए हर पैरामीटर के साथ स्मॉल ई लगा देंगे। स्मॉल लगाने का मतलब ये है कि ए से सिग्नल अप्लाई करने के ऊपर जो हमें इसका रिस्पॉन्स ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर का जो हमें रिस्पॉन्स मिलेगा वो ये। जैसे एच आई है ये इनपुट इम्पीडेंस है, यानी ये वाला जो पैरामीटर है ये रिप्रेजेंट करेगा कि आपके उस ट्रांजिस्टर की एम्पलीफायर की इनपुट इम्पीडेंस कितनी है। एच आर जो है ये वोल्टेज फीडबैक रेशियो है। एच एफ जो है फॉरवर्ड करंट गेन है, यानी आप इसको यूँ समझ लें, ये आगे हम बात करते हैं अल्फा और बीटा की, हम रिलेट करते हैं आर और एफ पैरामीटर्स को, आर और एच पैरामीटर को हम रिलेट करते हैं। इसके बाद एच ओ क्या है, या आउटपुट एडमिटेंस या कंडक्टेंस है। ठीक है, अब इसमें दो करंट, दो हमारे पास, एक हमारे पास वोल्टेज गेन है, सॉरी वोल्टेज फीडबैक रेशियो है, एक इनपुट इम्पीडेंस है और एक जो है वो फॉरवर्ड करंट गेन है। ये जो फॉरवर्ड करंट गेन है इसको हम रिलेट करेंगे एच पैरा आर पैरामीटर्स के साथ। जैसे अगर हम अल्फा के साथ इसको रिलेट करते हैं, आपको पता है कि अल्फा हम लेते हैं कॉमन बेस के अंदर, अगर हम बीटा के साथ रिलेट करते हैं तो हमें पता है कि ये हम लेते हैं कॉमन एमिटर के अंदर। इसका मतलब है कि एच पैरामीटर्स और आर पैरामीटर्स में ये जो दोनों चीज़ें हैं ये बिल्कुल सेम, और बाकी जो दो चीज़ें हैं वो अलग। वहाँ पे रेजिस्टेंसेज हैं और यहाँ पे वो जो है इनपुट इम्पीडेंस है और आउटपुट एडमिटेंस। ये मैंने इसको लिखा हुआ भी है कि करंट गेन जो है वो कॉमन बेस के अंदर क्या होता है, कलेक्टर ओवर एमिटर कॉमन बेस के अंदर है, और यहाँ पे जो बीटा एसी है, यानी ये दोबारा दोबारा लिखने का मकसद है कि ये चीज़ें हमें कुछ ना कुछ माइंड में रह जाए। आई सी ओवर आई बी चूँकि कम होता है और आई सी काफ़ी ज़्यादा होता है, तो इसलिए इसका करंट गेन हमें ज़्यादा मिलता है। यहाँ पे इसका करंट गेन जो है वो लेस देन 1 या मैक्सिमम हम कह लेते हैं लेकिन होता नहीं है 1 के। इसके बाद यहाँ पे ये फार्मूले हैं 3 के किस तरह आप हाइब्रिड पैरामीटर अगर आपको दिए जाएं
तो उससे आप आर पैरामीटर्स की ये वाली जो वैल्यूज़ हैं वो आप निकाल सकते हैं। आर ई की वैल्यू की, उसकी मीटर रेजिस्टेंस कितनी, ए सी मीटर रेजिस्टेंस कितनी है, कलेक्टर ए सी कलेक्टर रेजिस्टेंस कितनी है और बेस रेजिस्टेंस कितनी है। ठीक है जी, बाकी हम चलते हैं। ये वही चीज़ें उसने दोबारा से यानी वैल्यूज़ ली हैं पैरामीटर्स की फॉर्म में। यहाँ पे ये पीछे मैंने आपको बताया कि बीटा डी सी से बीटा ए सी जो है वो स्लाइटली ग्रेटर होता है। उसकी वजह आपको आइडिया हो चुकी है कि जब हम सिग्नल अप्लाई करते हैं तो ज़ाहिर सी बात है एम्पलीफाइड हमें जो करंट और वोल्टेज मिलता है उसकी वैल्यू कुछ ज़्यादा होती है उस टाइम से, जब हम सिर्फ क्या कर रहे होते हैं, सिर्फ बाइसिंग कर रहे हैं। इसके बाद इसकी समरी के अंदर कुछ चीज़ें हैं जो हमें डिस्कस करनी चाहिए लाजमी, कि स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर जो है वो क्या करता है कि लोड लाइन, पूरी लोड लाइन का एक छोटा पोर्शन वो यूज़ करता है ताकि सैचुरेशन और कट ऑफ में जाने का चांस कम से कम। ठीक, एसी लोड लाइन और डीसी लोड लाइन का थोड़ा सा फ़र्क है। फ़र्क क्या है कि जब हम एसी अप्लाई करते हैं तो कलेक्टर रेजिस्टेंस जो है वो डीसी कलेक्टर रेजिस्टेंस की निस्बत क्या होती है, कम होती है। एक ये फ़र्क है। बाकी स्टीपनेस हमने वहाँ पे बात की, हमने सैचुरेशन करंट की बात की, हमने कलेक्टर और एमिटर के अक्रॉस जो हमें पोटेंशियल ड्रॉप मिलेगा हमने उसकी बात की। इसी तरह आर पैरामीटर्स जो हैं वो यानी आसान है अगर आर पैरामीटर्स और एच पैरामीटर्स हमें आइडिया हो तो। क्योंकि जो मैन्युफैक्चरर्स हैं या जो हमें डाटा शीट मिलती है उसके ऊपर ये चीज़ें मेंशन होती हैं, इनका हमें आइडिया हो तो उसको फिर यूज़ करना हमारे लिए आसान होगा। कॉमन इमीटर जो है एम्पलीफायर यानी कॉन्फ़िगरेशन जब हम ये यूज़ करेंगे एज ए कॉमन इमीटर जब हम यूज़ करेंगे तो इसका वोल्टेज गेन, करंट गेन और पावर गेन ज़्यादा है और इसकी जो इनपुट रेजिस्टेंस है ये कम है, चूँकि इनपुट के ऊपर हमारे पास बेस इमीटर होते हैं और पावर बाइस के अंदर होता है जिससे इसकी इनपुट रेजिस्टेंस कम है। स्वैम्पिंग एक ऐसी टेक्निक है जिससे हम वोल्टेज गेन को स्टेबलाइज करते हैं। और कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर जो है इसकी इनपुट रेजिस्टेंस हाई होती है। कॉमन कलेक्टर है, इसका मतलब है कि कलेक्टर जो है वो कॉमन हो जाएगा और बेस के ऊपर इनपुट होगी और इमीटर के ऊपर आउटपुट होगी। इसका करंट गेन जो है वो हाई होगा, वोल्टेज गेन इसका कम होगा, इसका पावर गेन भी कम होगा। डार्लिंगटन पेयर जो है वो एक बीटा मल्टीप्लिकेशन इस पर है। कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर जो है इसका दूसरा नाम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कॉमन कलेक्टर को हम इमीटर फॉलोअर भी कहते हैं। इसलिए कहते हैं कि इसका जो वोल्टेज गेन है वो 1 होता है। 1 से मुराद है कि वोल्टेज गेन नहीं होता। इसका मतलब है अगर इसका वोल्टेज गेन नहीं होता तो फिर इसका करंट गेन काफ़ी ज़्यादा होगा। तो कॉमन कलेक्टर का करंट गेन क्या होगा कि कॉमन कलेक्टर के अंदर इसका मतलब है कि कलेक्टर कॉमन है और आउटपुट पे हमारे पास इमीटर होगा और इनपुट पे हमारे पास, अगर हम एसी की फॉर्म में लिखें, इनपुट पे हमारे पास बेस होगा। तो इसका मतलब है बेस बहुत कम होगा और इमीटर बहुत ज़्यादा होगा, तो इसका करंट गेन ज़्यादा होगा, वोल्टेज गेन 1 होगा। और ये 3-4 चीज़ें हैं जो आपने माइंड में अच्छी तरह से लाज़मी रखनी, यानी ये ऐसी चीज़ें हैं जिनमें से क्वेश्चन अगर वो लेता है तो यानी इसमें से 2 या 3 क्वेश्चन इलेक्ट्रॉनिक्स में से वो उठाता है तो इसमें से क्वेश्चन आने का चांस 70 टू 80% है, यानी ज़्यादा चांस है। कॉमन बेस एम्पलीफायर जो है उसका वोल्टेज गेन ज़्यादा होता है और उसकी जो इनपुट रेजिस्टेंस है वो कम होगी और इसका करंट गेन जो है, इसका करंट गेन अप्रोक्सीमेटली 1 होगा क्योंकि इसमें IC ओवर IE है। 1 या इससे कम होगा तो इसलिए हम अप्रोक्सीमेट कह रहे हैं। ये एक समरी दी गई, आप इस समरी को याद रखने की कोशिश करें, इसको लॉजिकली थोड़ा रिलेट करने की एक दूसरे के साथ कोशिश करें ताकि वहाँ पे जाके ये चीज़ें जो है ना वो बोले ना, हम इनको क्लिक कर सकें फौरन। ठीक है, बाकी आगे मज़ीद चीज़ें डिस्कस की हुई हैं हमने, ऊपर उनकी बात नहीं की, यहाँ पे फिर हमें उनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे कुछ डेफिनेशन है, इनको आप पढ़ें। और जैसे मीटर फॉलोअर है प्रॉपर, इसको डिफाइन किया हुआ है। कॉमन मीटर, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर, ये चीज़ें हमारे लिए बिल्कुल ईजी हैं, इनका कोई इशू नहीं है। यानी कोई ऐसी टर्म आ जाती है जिसका आपको पीछे आइडिया नहीं हुआ प्रॉपर या वर्डिंग उसकी नहीं मिल रही कि आप किस तरह से उसको डिफाइन करें या माइंड में किस तरह से रखेंगे, तो आप यहाँ से उसको देख सकते हैं। और जी ये हमारा चैप्टर 6 है। इसके बाद हम चलते हैं जी चैप्टर 7 पे। मैं यहाँ पे 2-4 सेकंड्स का, ठीक है जी, इसके बाद स्टार्ट करते हैं हम पावर एम्पलीफायर्स। बुनियादी तौर पे ये वही चीज़ है जो हम पीछे करके आ चुके हैं, लेकिन अब यहाँ पे फिर हम इनको दोबारा से क्यों पढ़ रहे हैं। ये डिफरेंट वेज के अंदर हम यूज़ करते हैं एम्पलीफायर्स को और डिफरेंट हमारा पर्पस होता है। यहाँ पे जैसे यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं कि क्लास ए एम्पलीफायर जो पीछे हम पढ़ के आ चुके हैं, जिसमें मैंने आपको बताया कि ये लीनियर रीजन के अंदर ऑपरेट करते हैं, यानी जो सिग्नल हम अप्लाई करते हैं 0 से 2 पाई तक ये पूरा उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। क्लास बी जो है वो 0 से 180 तक हम उसको डिज़ाइन ही ऐसे करते हैं। सर्किट की एडजस्टमेंट जो है वो इसी तरह करते हैं। इसके बाद क्लास बी, क्लास ए बी और पुश पुल ये हम एक साथ ही पढ़ेंगे। इसके बाद क्लास सी एम्पलीफायर्स है,
इनके अंदर हम इसको यानी बहुत थोड़े सिग्नल के लिए इसको हम एक्टिव रीजन के अंदर ऑपरेट करवाते हैं, बाकी जो है वो हम आउटपुट पे नहीं लेते। बाकी इसकी यहाँ पे थोड़ी सी यहाँ पे चीज़ लिखी हुई है कि किस सर्किट के अंदर हमारा जो मकसद है वो क्या होता है, यानी कौन से एम्पलीफायर के अंदर, क्लास बी के अंदर, क्लास ए जो हम पीछे पढ़ के अब तक जितनी हमने बात की है ना वो क्लास ए की है, यानी एक्टिव रीजन के अंदर जो पूरे का पूरा सिग्नल हमने अप्लाई किया और पूरे के पूरे सिग्नल की हमें आउटपुट मिली है वो क्लास ए एम्पलीफायर है। क्लास बी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, क्लास ए बी, बी और ए बी की पुश पुल फॉर्म, और क्लास सी एम्पलीफायर की हम बात करेंगे। ठीक है जी, करते हैं। यहाँ पे ये कुछ चीज़ें मैंने उठा के यहाँ पे लिखी है। क्लास ए एम्पलीफायर का मतलब है कि वो 0 से 3 यानी पूरा इनपुट सिग्नल दोनों उसके जो हाफ साइकिल है उस वो उनको एम्पलीफाई करेगा और हमें आउटपुट पे देगा। क्लास बी के लिए क्या करेगा, 0 से 180 तक वो लीनियर रीजन में ऑपरेट करेगा, और बाकी का जो 180 है यानी 180 से 360 नेक्स्ट वाला जो है 180 से 360 यानी नेक्स्ट जो हाफ साइकिल है उसके लिए वो कट ऑफ रीजन में चला जाएगा। और क्लास ए बी जो है वो मोर देन 180 यानी मोर देन 180 का क्या मतलब हुआ, यहाँ पे 191 क्या मतलब हुआ, ये हम क्यों कर रहे हैं, तो हमें आउटपुट पे एक डिस्टॉर्शन मिलती है यहाँ पे। उस डिस्टॉर्शन को खत्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, क्लास ए बी यूज करना पड़ता है। फिर इनके पुश पुल फॉर्म्स हैं, वो हम बात करते हैं आगे, यानी बात करना ज़रा इजी होगा जब हमारे सामने वो सर्किट होगा। और क्लास सी जो है यानी इनपुट सिग्नल जो हम अप्लाई करते हैं इसके एक छोटे से पोर्शन के लिए हम इसे यूज़ करते हैं, बाकी जो सारा सिग्नल है उसको हम बाय बाय करें। क्लास ए एम्पलीफायर्स हैं अब तक जो हमने पढ़े हैं, पूरे इनपुट सिग्नल के लिए पूरा आउटपुट सिग्नल हमें मिले, यानी 0 से 2 पाई तक वो पूरा ऑपरेट करे तो उसको हम क्लास ए एम्पलीफायर कहेंगे। और स्मॉल सिग्नल, ये पीछे भी हमने बात की कि ये पूरी जो लोड लाइन है ये उसका एक छोटा सा पोर्शन यूज़ करता है ताकि सैचुरेशन और कट ऑफ में जाने का चांस कम से कम हो। जैसे हम ये सिग्नल अप्लाई करें, अगर कोई एम्पलीफायर हमें पूरे का पूरा आउटपुट सिग्नल दे, यानी पूरे के पूरे इनपुट सिग्नल के लिए हमें आउटपुट सिग्नल दे, और यहाँ पे हम कॉमन एमिटर यूज़ कर रहे हैं तो फेज इन्वर्जन ज़ाहिर सी बातें होगी, तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे मेंशन किया हुआ। तो ये वाला जो एम्पलीफायर है इसे हम क्लास ए एम्पलीफायर कहेंगे। और ये बात हम पीछे करके आ चुके हैं, यहाँ पे उसने दोनों लोड लाइन्स भी बनाई हैं, ये पीछे हमने बात की इसकी, इसको आप ज़रूर माइंड में रखिएगा। इंटरव्यू के हवाले से एक बहुत अच्छा सवाल है, डीसी लोड लाइन और एसी लोड लाइन में फ़र्क क्या है, दोनों में स्टीपर कौन सी होती है, एसी लोड लाइन कब होगी, डीसी लोड लाइन कब होगी, इनके अंदर इनका जो सैचुरेशन करंट है, इनका जो कलेक्टर एमिटर जो ड्रॉप है, ये बात। बाकी ये देखें यहाँ पे क्लास ए एम्पलीफायर का उसने दिखाया है कि जब हम ये वाला सिग्नल अप्लाई करेंगे, यानी बेस पे हम माइक्रोएम्पेयर में करंट अप्लाई करेंगे, सिग्नल अप्लाई करेंगे जिसकी वजह से करंट इतना हो, तो इसकी वजह से ये एम्पलीफाई होकर करंट मिलेगा और ये पोटेंशियल हमें मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो लोड लाइन है उसको उसका जो क्यू पॉइंट है या उसकी जो आई सी बी सी आई बी की जो वैल्यूज़ हैं, डी सी वैल्यूज़, वो हमने इस तरह एडजस्ट की हैं कि पूरे का पूरा सिग्नल जो है वो आउटपुट पे हमें मिले। अच्छा, अगर स्क्रीन कम हो तो मुझे बताइएगा, इसको बाज़ औक़ात नहीं पता नहीं चलता या याद नहीं रहता या जब हम चेंज करते हैं पेज वगैरह तो स्क्रीन छोटी आ रही थी, ज़ाहिर सी बात आपने मोबाइल से बाद में देखना है या भी देख रहे हैं मुश्किल होती है। तो यहाँ पे ये लोड लाइन का भी देख लिया हमने। अच्छा, अगर हमारे पास कोई एम्पलीफायर है, जैसे क्लास ए एम्पलीफायर है, अगर उसके उसके अंदर अगर हम प्रॉपर क्यू पॉइंट जो है वो हम नहीं सेलेक्ट कर पाते या उसकी एडजस्टमेंट नहीं होती, तो क्या होगा, जैसे हमने पीछे बात की कि या वो कट ऑफ की वजह से, यानी अब देखें ना, यहाँ पे हमने सिग्नल अप्लाई किया, उसकी वजह से ये हमें आउटपुट सिग्नल मिला, और ये आउटपुट सिग्नल जब हमें वोल्टेज की फॉर्म में यहाँ पे मिला, तो ये जो पॉइंट है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पे लिमिट है। अगर आप इससे भी क्यू पॉइंट को या इससे ज़्यादा बड़ा सिग्नल अगर आप अप्लाई करते हैं, तो फिर आपको मज़ीद जो है लीनियर ऑपरेशन नहीं मिलेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखें, ये यहाँ पे हमने जस्ट उस लिमिट तक पहुँचे, कट ऑफ रीजन तक की लिमिट तक पहुँचे हैं, कट ऑफ हुआ नहीं है हमारा सिग्नल। यहाँ पे हमने क्या किया कि हमने क्यू पॉइंट को थोड़ा नीचे और शिफ्ट कर दिया, या हमने सिग्नल थोड़ा-सा बढ़ा दिया, बड़े सिग्नल की एम्पलीफिकेशन भी ज़्यादा हुई, और ज़्यादा एम्पलीफिकेशन होने पे जो आउटपुट पे हमें पोटेंशियल मिला है वो क्या हो गया, क्लिप होगी। तो क्लास ए एम्पलीफायर के अंदर हम ये ख्याल रखेंगे कि ये वाला जो डिस्टॉर्शन है, ये डिस्टॉर्शन ना आए और पूरा जो इनपुट सिग्नल है वो पूरे का पूरा हमें आउटपुट में मिले। जैसे यहाँ पे अगर हम पहले हमने किस तरफ आए हैं, ये कट ऑफ की तरफ आए हैं, अब अगर हम सैचुरेशन की तरफ जाएं, यानी हम अपना क्यू पॉइंट जो है वो इधर ले जाएं और सिग्नल अप्लाई करें, तो सैचुरेशन ये हमें लिमिट बता रहा है कि अगर इससे ज़्यादा अगर आप बड़ा सिग्नल या इससे ज़्यादा अगर आप क्यू पॉइंट को यहाँ पे अगर आप लेकर जाते हैं,
तो फिर सैचुरेशन की वजह से आपका जो सिग्नल है वो क्या हो जाएगा, क्लिप हो जाएगा, करंट भी और वोल्टेज। ठीक है जी। इसके बाद हमने बात करनी है क्लास बी और क्लास ए बी पुश पुल एम्पलीफायर की। नहीं, पहले हम बी और ए बी बात करेंगे, फिर इनकी जो पुश पुल फॉर्म है उसकी हम बात करें। तो अब क्या है हमारे पास कि क्लास बी क्या है, ये मैंने ऊपर ही बता दिया कि क्लास बी एम्पलीफायर सर्किट का वो डिज़ाइन है या वो एडजस्टमेंट है जिसके अंदर ये 0 से 180 तक वो ऑपरेट करेगा लीनियर रीजन में, मतलब वो हमें आउटपुट देगा प्रॉपर और अगले के लिए वो कट ऑफ में चला जाएगा। तो अब इसका फ़ायदा फिर हमें क्या हुआ, मतलब हमने सिग्नल अप्लाई किया, आधा हमें मिला आधा मिला ना, इसकी जो एफिशिएंसी है वो 79%, और जो क्लास ए एम्पलीफायर है उसकी जो एफिशिएंसी है वो होगी 25%। तो इसका मतलब है कि एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए फिर हमें कुछ ना कुछ कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि फिर हमें एक-एक ही मिलेगा, दूसरा नहीं मिलेगा। तो दूसरे के लिए हम क्या करेंगे, फिर हम पुश पुल करेंगे, यानी कि क्लास बी जो एम्पलीफायर है हम एक ट्रांजिस्टर के बजाय 2 ट्रांजिस्टर यूज़ करेंगे। एक जो है वो इसको एम्पलीफाई करेगा और हमें अच्छी एफिशिएंसी के साथ आउटपुट देगा, और दूसरा इसको एम्पलीफाई करेगा और हमें उसी अच्छी एफिशिएंसी के साथ दूसरा जो पोर्शन है वो हमें प्रोवाइड करेगा। इसे हम फिर पुश पुल क्लास बी कहेंगे, पुश पुल क्लास बी कहेंगे। इसके बाद है जी क्लास ए बी एम्पलीफायर। तो क्लास ए बी के अंदर क्या है कि यानी आगे हम बात करेंगे क्लास बी को जब हम ऑपरेट करवाते हैं 180 के लिए, या हम 2 ट्रांजिस्टर जब यूज़ करेंगे, पहले हाफ साइकिल को दूसरे को, दोनों को ऑपरेट करवाएँगे, तो दोनों हाफ साइकिल्स के दरमियान यहाँ पे ना एक ब्रेक हमें मिलेगा, यानी सिग्नल नहीं मिलेगा। दोनों जो ट्रांजिस्टर हम यूज़ कर रहे होंगे दोनों ही ऑफ होंगे। यानी कोई एक पहले के लिए एक ने पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए कंडक्ट करना है, दूसरे ने नेगेटिवली कंडक्ट करना है, लेकिन वो एक ऐसा रीजन बन जाएगा थोड़ा-सा टाइम कि दोनों ही जो है वो कंडक्ट नहीं कर रहे होंगे। उसे हम वेव क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन कहते हैं। और उससे बचने के लिए फिर हम क्या करते हैं, क्लास बी की बजाय हम क्लास ए बी यूज़ करते हैं। क्लास ए बी में क्या करते हैं कि हम अपने जो एम्पलीफायर की जो एडजस्टमेंट है वो इस तरह करते हैं कि वो 180 से थोड़ा-सा ज़्यादा कंडक्ट करे, ताकि ये वाला जो मसला है, ये सॉल्व हो सके। यानी क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन जो है इसको ख़त्म किया जा सके। तो उसके बाद फिर इन दोनों की पुश पुल है। पुश पुल में हम क्या करते हैं, इसमें भी 2 ट्रांजिस्टर यूज़ करें, एक हाफ साइकिल के लिए, एक इसके लिए, और ए बी के अंदर भी 180 से स्लाइटली ग्रेटर वो करेंगे ऑपरेट। लेकिन ये है कि 2 होंगे तो एक साइकिल के लिए, दूसरा दूसरे साइकिल के लिए, यानी दोनों साइकिल्स जो हैं वो हमें ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ आउटपुट में मिलेंगे। देखिए यहाँ पे क्लास बी क्या है, हमने सिग्नल अप्लाई किया 180 के लिए, इसने दिया 180 के लिए वो खामोश रहा। तो ये क्लास बी ऑपरेशन है, या इन एम्पलीफायर्स को हम कहेंगे क्लास बी एम्पलीफायर। बाकी इसकी डिस्कशन उसने यहाँ पे ली हुई है। जैसे यहाँ पे उसने ये सिग्नल अप्लाई किया, ये वैसे ही है जैसे हाफ वेव रेक्टिफिकेशन के लिए हमने बात की थी। तो इसकी आउटपुट जो है वो तकरीबन उसी तरह से इसके लिए उसने कंडक्ट किया और हमें ये आउटपुट पे एम्पलीफाई होकर सिग्नल मिला, और इसके लिए वो चला गया ट्रांजिस्टर जो कट ऑफ में चला गया, और इसके लिए वो यानी लीनियर रीजन के अंदर ऑपरेट। पुश पुल का मतलब क्या है कि हम जो है वो इसके भी आउटपुट लेना चाहते हैं, यहाँ पे भी हमें आउटपुट चाहिए, यहाँ पे भी चाहिए। तो इसके लिए फिर हम क्या करेंगे, हम 2 ट्रांजिस्टर यूज करेंगे। और इसके भी फिर आगे 2 तरीके हैं कि आप सेंटर टैपिंग यूज़ करते हैं या आप डायरेक्ट बाइसिंग करते हैं। सेंटर टैपिंग अगर आप करेंगे तो आपको आइडिया है कि दोनों जो है वो एट ए टाइम जो है ना वो करेंगे, एक सिग्नल इधर जाएगा, एक सिग्नल इधर जाएगा। अब जो ऑन होगा वो कंडक्ट करेगा, जो ऑफ होगा वो खामोश रहेगा, और जो कंडक्ट करेगा यानी जिस साइकिल को जो कंडक्ट करेगा उसकी हमें आउटपुट मिल जाएगी। इसका मतलब है कि पूरा जो सिग्नल है वो हमें आउटपुट पे मिलेगा, यानी दोनों हाफ साइकिल्स जो हैं वो एम्पलीफाई होकर हमें आउटपुट में मिलेंगे। जैसे यहाँ पे उसने 1 बाय 1 दिखाया है, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के दौरान क्या होगा, ये ऑन रहेगा, ये ऑफ रहेगा। अच्छा यहाँ पे उसने यूज़ किया है ट्रांसफार्मर टैपिंग यूज़ की है कि आधा सिग्नल इधर जाए, आधा इधर। आपको याद होगा हमने रेक्टिफायर की 2 टाइप्स पढ़ी थी, एक ब्रिज रेक्टिफायर और एक हमने पढ़ा था क्या कहते हैं उसको सेंटर टैपिंग, फुल वेव रेक्टिफायर। तो यहाँ पे सेंटर टैपिंग टेक्निक को हमने यूज़ करके दोनों की तरफ हमने सिग्नल को भेजा है, ठीक है, ताकि दोनों एट ए टाइम जो है वो वर्क करें। और इसी तरह से यहाँ पे हमने सेंटर टैपिंग नहीं यूज़ की, डायरेक्ट हमने सोर्स के साथ उसको कनेक्ट किया है। तो एक साइकिल के लिए एक ऑन रहेगा, दूसरा ऑफ रहेगा, दूसरे साइकिल के लिए पहले वाला जो है ऑफ हो जाएगा, दूसरा ऑन रहेगा। इस तरह से दोनों जो हाफ साइकिल्स हैं वो दोनों एम्पलीफाई होकर हमें आउटपुट में मिलेंगे। क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन क्या है कि जब ये जब ये पॉइंट आता है ना, ये पॉइंट इस लम्हे एक लम्हे के लिए दोनों ट्रांजिस्टर जो है वो ऑफ, इसी तरह इस लम्हे यानी यहाँ पे एक जो है वो डिस्टॉर्शन सिग्नल के अंदर आ जाती है, और इस डिस्टॉर्शन को हम कहते हैं क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन। इसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं
पुश पुल एम्पलीफायर यूज़ करते हैं, यानी हम अपने एम्पलीफायर को, वो क्लास बी है या ए बी है, हम क्या करते हैं उसको 180 से ग्रेटर, हम उसको इस तरह एडजस्ट करते हैं कि वो 180 से ज़्यादा के लिए कंडक्ट करे, ताकि ये वाला जो रीजन है, ये वाला रीजन, इसके अंदर जो डिस्टॉर्शन हमें मिल रही है वो ना, क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन खत्म करने के लिए ये उसने, यानी यहाँ पे डिटेल में हमें जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप देखें कि जब हमने क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन खत्म करने की कोशिश की, पहले हमारा जो क्यू पॉइंट था, यानी जो हम ऑपरेट करवाते हैं, वो हम 0 से 180 तक करवा रहे थे। अब हम यहाँ तक ऑपरेट करवाएं, यानी 180 से थोड़ा सा ज्यादा जो हमारा ट्रांजिस्टर है वो एज एम्पलीफायर वर्क करेगा। यानी यहाँ से देखो ना, क्यू पॉइंट के ऊपर 180 और क्यू पॉइंट के नीचे 180, तो यहाँ पे जो क्यू पॉइंट है वो क्यू पॉइंट इधर है, और जो ट्रांजिस्टर की ऑपरेशन है वो क्यू पॉइंट से थोड़ा सा नीचे कट ऑफ की तरफ भी वो ऑपरेट करेगा। तो इस तरह से वो मसला जो हमें, यानी डिस्टॉर्शन वाला मसला जो हमारे सामने आ रहा था, वो अब नहीं आएगा। यानी क्यू पॉइंट ये है, और ये थोड़ा सा मार्जिन हमारे पास मौजूद है कि इतने से एंगल के लिए वो मजीद कंडक्ट करता रहेगा, ताकि नेक्स्ट हाफ साइकिल जो है वो एम्पलीफाई होना शुरू हो जाए और वो आउटपुट पे हमें प्रॉपर मिले। तो जी इसके बाद क्लास सी है। क्लास सी के अंदर क्या है, हमने पहले भी बात की कि क्लास सी के अंदर हम कहते हैं कि वो आउटपुट सिग्नल, इनपुट सिग्नल के एक छोटे से हिस्से के लिए, थोड़े से पोर्शन के लिए वो एम्पलीफाई करेगा, और एम्पलीफाई करके, यानी ये सपोज ये करंट है, तो इस करंट का जो इन्वर्टेड पोटेंशियल है वो हमें मिल जाएगा आउटपुट भी। आगे उसने तस्वीर बनाई हुई है, यानी जब सिग्नल का पोटेंशियल जो हमने अप्लाई किया है वो बेस और बेस इमीटर के अक्रॉस जितना ड्रॉप है, इससे ज्यादा होगा तो वो कंडक्ट करेगा, और इससे कम होगा तो वो कट ऑफ में रहेगा। इससे ज्यादा होगा तो वो एक्टिव रीजन के अंदर जाएगा और इसको वो एम्पलीफाई करेगा, और आउटपुट हमें जो है ना वो आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, यानी ये वाला जो पोटेंशियल है, जो हमने ये नेगेटिव अप्लाई किया, और ये वाला जो पोटेंशियल है, ये दोनों पोटेंशियल डिसाइड करेंगे कि इनपुट सिग्नल के कितने हिस्से के लिए, यानी यहाँ से यहाँ तक कितने हिस्से के लिए उसने एम्पलीफाई करना है उसको, और बाकी के लिए उसने कट ऑफ रीजन के अंदर है। ठीक है, तो इस तरह से यानी हमारी जो लोड लाइन है वो सिर्फ, यानी ये देखे आपको क्यू पॉइंट कहीं नहीं नजर आ रहा, क्यू पॉइंट यहाँ पे जाके कहीं होगा। यानी क्यू पॉइंट का मतलब है तो 0 से 180 तक ना, यहाँ पे हमने 0 से 180 नहीं लिया, बल्कि हमने ये दरमियान में कुछ थोड़ा सा पोर्शन लिया है, इसलिए आपको क्यू पॉइंट यहाँ पे कहीं नजर नहीं आ रहा। जैसे हमने ये सिग्नल अप्लाई किया और इतने पोर्शन के लिए उसने एम्पलीफाई करा, उसने एम्पलीफाई किया, और चूंकि ये इन्वर्टिंग के तौर पे अगर हम यूज़ कर रहे हैं इसको, तो हमें जो करंट है वो इस तरह मिलेगा, कलेक्टर करंट, और जो उसका इन्वर्टेड आउटपुट सिग्नल है वो हमें इस तरह से। ज़्यादा फ्रिक्वेंसी वाले जो सिग्नल्स हैं, या ट्यूनिंग के लिए, यानी स्पेसिफिक रीजन के लिए अगर आपने रिस्पॉन्स करना है, तो उसके लिए हम इनको यूज़ करते हैं, जैसे यहाँ पे ट्यून सर्किट को दिखाया। ठीक जी, ये हमारा चैप्टर 7 है। अब हम चलते हैं चैप्टर 7 की जो समरी है, थोड़ा सा इसको देखते हैं, ताकि जो टर्म्स इसके अंदर यूज हुई हैं हमें उनका थोड़ा सा आइडिया हो जाए बेहतर तरीके से। क्लास से एम्पलीफायर हमने कहा कि पूरे के पूरे सिग्नल के लिए ऑपरेट करेगा जी, यानी पूरे 360 के लिए क्यू पॉइंट जो है वो बिल्कुल सेंटर पे होना चाहिए, जैसे हमने पीछे देखा, ताकि ये पॉजिटिव हाफ साइकिल नेगेटिव हाफ साइकिल दोनों के लिए हमें आउटपुट मिले। क्यू पॉइंट जो है वो लोड लाइन, यानी इस तरह हो कि पूरा जो सिग्नल है इनपुट और आउटपुट पे वो स्विंग करे, इसकी एफिशिएंसी 25% है। क्लास बी एम्पलीफायर 180 के लिए जो है वो करेगा, लीनियर रीजन के अंदर ऑपरेट करेगा। इसका जो क्यू पॉइंट है वो एग्जैक्ट कट ऑफ के ऊपर होगा। ठीक है, और क्लास बी जो है पुश पुल के अंदर हम यूज करते हैं, ताकि पूरे इनपुट यानी दोनों हाफ साइकिल्स के लिए हमें आउटपुट मिले। इसकी एफिशिएंसी 79% होती है। क्लास ए बी जो है वो क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन से बचने के लिए हम ये वाली जो टेक्निक है वो यूज करते हैं। और क्लास सी जो है ये स्मॉल रीजन के लिए यानी वो करेगा, और हमने वहाँ पे कहा कि वी बी बी और वी प्लस बी बी, यानी बेस मीटर के क्रॉस जितना पोटेंशियल है, और जो हमने नेगेटिव बाइसिंग अप्लाई की है तो उसकी जितनी वैल्यू है, यानी उसके लिए जाहिर सी बात है नेगेटिव बाइसिंग उस पॉजिटिव हाफ साइकिल को करेगी, उसको यानी कैंसल आउट, यानी नेट जो सिग्नल है, नेट पोटेंशियल जो है सर्किट के अंदर, वो तब तक उसको फॉरवर्ड बाइस नहीं करवा सकेगा जब तक वो माइनस वी बी बी को क्रॉस, या जो पोटेंशियल ड्रॉप है बेस और इमीटर के क्रॉस, जो हमने ऊपर बात की, जो हमने इक्वेशन लिखी थी, हमने इक्वेशन लिखी थी बल्कि ये इक्वेशन यहाँ पे नीचे मौजूद हो, हमने इक्वेशन लिखी थी कि वी बी बी यानी वाला जो हमने अप्लाई किया बेस पे, और बेस और इमीटर के क्रॉस जितना ड्रॉप, जब तक सिग्नल का पोटेंशियल इससे ज्यादा नहीं ना होगा, यानी ये फर्ज करें वैल्यू इन दोनों की ये वैल्यू कितनी,
नेगेटिव मैंने लगाया क्योंकि हमने वहाँ पे उल्टा अप्लाई किया हुआ, इससे ज़्यादा नहीं, तब तक वो यानी सिर्फ इस हिस्से को वो एम्पलीफाई करेगा, बस बाकी को इसको और इसको वो नहीं करेगा क्योंकि हमने उसकी एडजस्टमेंट ही ऐसे की। क्लास सी एम्पलीफायर क्या है ये हमने बात कर ली, ट्यून्ड एम्पलीफायर्स के अंदर इसको यूज़ करते हैं और इसकी एफिशिएंसी जो काफ़ी ज़्यादा होती है और 100% के करीब, बाकी केटन यहाँ पे दी हुई है, आप इनको लाजमी देखिएगा। ये समरी 3 टाइम्स, बेहतर ये है कि आप समरी जैसे ये मैंने किया हुआ, आप 2 खोलें, एक यहाँ पे, इधर से आप समरी के पॉइंट्स और ये पढ़ते जाएँ और इधर से दूसरे जो आपका जो फाइल है, यहाँ से आप उसका जो यानी टॉपिक्स के अंदर जो चीज़ हमने डिस्कस की है, यानी जो देखना ज़रूरी है वो आप देखते जाएँ, तो इस तरह से एक ही यानी ओवरव्यू के अंदर चीज़ें जो हैं वो आपकी तकरीबन तैयार होने के आस-पास चल, ठीक है जी। चैप्टर 7 से ये चीज़ें थी जो हमने लेनी थी और इसके बाद हम चलते हैं चैप्टर 8 की तरफ। चैप्टर 8 ये समरी है, तो ये चैप्टर 8 स्टार्ट है। ठीक है जी, करें शुरू इसको। एक सेकंड मैं थोड़ा चेक कर लूँ डिवाइस की चार्जिंग वगैरह। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं जी। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, काफ़ी दिलचस्प चीज़ है ये। पीछे हमने बात की कि ट्रांजिस्टर की जो हमने बात की है वो हमारे पास थे बीजेटी, बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। बाईपोलर से मुराद ये कि दोनों तरह के कैरियर इसमें हम यूज करते हैं, होल्स भी और इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और यहाँ पे ये वाला जो है इसको हम कहते हैं फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। एक तो ये यूनिपोलर होते हैं, ये बाईपोलर नहीं है, यानी एक ही तरह के कैरियर ये यूज करते हैं। दूसरा इसमें जो फील्ड इफेक्ट है यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो उसका इफेक्ट हम यूज करते हैं। और तीसरी बात ये है कि ये वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है और ये करंट कंट्रोल डिवाइस है। करंट कंट्रोल डिवाइस यानी आईबी से हम आईसी को कंट्रोल करते हैं, यहाँ पे हम पोटेंशियल से इसको कंट्रोल करेंगे, इसलिए हम इसको वोल्टेज, बाकी इसमें कई डिफरेंसेस हैं हम बात करेंगे। ये आप जरूर पढ़िएगा, इसके अंदर बड़ी अच्छी बातें लिखी हुई हैं, बल्कि यहाँ से मैं इसको करता हूँ डिस्कस। यानी आपकी जो ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है ना जो हमारे लिए जरूरी है पीपीएससी के हवाले से, वो यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। जैसे यहाँ पे उसने लिखा कि फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर जो है ये यूनिपोलर डिवाइसेज हैं। अब ये क्वेश्चन आया हुआ है पेपर के अंदर कि फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर और बीजेटी में से यूनिपोलर कौन से हैं। बीजेटी की तरह से ये दोनों इलेक्ट्रॉन और होल नहीं यूज करते, ये सिर्फ एक तरह से कैरियर को यूज करते हैं। अब ये एफईटीज जो है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, फील्ड इफेक्ट का मतलब क्या है आगे जाके हम डिटेल से बात करेंगे, बल्कि मुझे याद करवाइएगा, मैं इसकी एक वीडियो आपको शेयर करूंगा छोटी सी, उससे रजिस्टर की 3-4 हैं, उससे ये अंडरस्टैंडिंग जो है ना वो काफ़ी अच्छी डेवलप होगी। तो इसकी 2 टाइप्स हैं, जेएफईटी जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, यानी इसमें एक पीएन जंक्शन की हम बात करते हैं कि पीएन जंक्शन होता है। और उसके बाद है मॉसफेट यानी मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड पे है वही चीज़ ये, लेकिन ये कि यहाँ पे जंक्शन जो काम कर रहा है यहाँ पे मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर वो वाला काम कर रहा है। यानी कर क्या रहा है, यानी चैनल को गेट टर्मिनल से आइसोलेट कर इंसुलेट कर रहे हैं जो भी आप। फील्ड इफेक्ट का यहाँ पे क्या मतलब है कि फील्ड इफेक्ट का मतलब ये है कि जब हम रिवर्स पोटेंशियल अप्लाई करते हैं गेट टर्मिनल पे, आगे हम बात करेंगे इस तरह ट्रांजिस्टर के टर्मिनल्स होते हैं, मीटर बेस कलेक्टर, इसी तरह इसके 3 टर्मिनल होंगे जिसको हम बेस सोर्स सॉरी गेट सोर्स और ड्रेन कहेंगे। तो गेट के ऊपर जब हम पोटेंशियल अप्लाई करते हैं तो उस पोटेंशियल की वजह से या हम डिप्लीशन रीजन बढ़ा रहे होते हैं या हम डिप्लीशन रीजन को कम कर रहे हैं, यूं कह लें, या हम चैनल की विड्थ को जिसमें से करंट पास होना है, या हम चैनल की विड्थ को बढ़ा रहे होते हैं या हम चैनल की विड्थ को कम कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे फील्ड इफेक्ट का ये मतलब है कि जब हम पोटेंशियल अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैब्लिश होगा और वो इलेक्ट्रिक फील्ड या तो डिप्लीशन रीजन को कम करेगा या ज्यादा करेगा, या चैनल को बनाएगा या चैनल को बिगाड़ेगा, यानी कम कर देगा, डिप्लीट कर देगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा इन दोनों का यानी कंपैरिजन किया हुआ है, बीजेटी का बाइपोलर जंक्शन डिवाइस का, ट्रांजिस्टर का, और एफईटी यानी यूनिपोलर का। तो बीजेटी क्या है जी, करंट कंट्रोल डिवाइस है, ये मैंने पहले आपको बता दिया है। और बेस करंट से हम टोटल करंट जो है उसको कंट्रोल करते हैं। एफईटी क्या है, वोल्टेज कंट्रोल। ये बड़ी अहम बात है, आप इसको लाजमी यानी अलग से आप मतलब जब आप अपने नोट्स वगैरह बनाते हैं तो उसमें आप इसको मेंशन कीजिएगा। और ये एक वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है गेट और सोर्स के क्रॉस, यानी वैसे तो सोर्स के क्रॉस 2 पोटेंशियल होते हैं, लेकिन यहाँ पे आप सिर्फ गेट भी कहेंगे तो फिर भी ठीक है। गेट और सोर्स के क्रॉस जो पोटेंशियल हम अप्लाई करते हैं उससे हम इसकी जो वर्किंग है उसको हम कंट्रोल करते हैं। इसका फायदा क्या है कि इसकी इनपुट रेजिस्टेंस हाई होती है और नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जी इसकी, और ये वाइडली यूज्ड नहीं होता, लेकिन जहाँ पे इनपुट हाई इम्पीडेंस रिक्वायर होती है वहाँ पे यूज होता है। और ये लो वोल्टेज स्विचिंग के लिए यानी ज़्यादा फास्टर है
और लो वोल्टेज के लिए ये ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है, हम इसको यूज़ करते हैं। और एक ये टर्म थोड़ी सी नहीं है, IGBT, इसका मतलब है इंसुलेटेड गेट बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। यानी ये ऐसा स्ट्रक्चर है, ऐसा डिज़ाइन है, ऐसा ट्रांजिस्टर है जिसके अंदर FET और BJT दोनों की करेक्टरिस्टिक्स मौजूद होती हैं। आगे हम बात करें, ये FET क्या है? तो ये फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है जी, जो ऑपरेट करता है रिवर्स बाइस पीएन जंक्शन के साथ, यानी गेट टू सोर्स हम इसको हमेशा रिवर्स बाइस रखते हैं, और उस रिवर्स बाइस पोटेंशियल से हम इसको कंट्रोल करते हैं। JFET यानी FET की एक टाइप है, JFET यूँ समझ लें। FET आ गया MOSFET, MOS यानी मेटल ऑक्साइड इसकी एक है, और एक JFET है, ये लिखा हुआ है। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ JFET यानी MOSFET यानी FET की दो फॉर्म्स है। GF मॉसफेट के अंदर कोई पीएन जंक्शन नहीं होता, और उसकी बजाय यहाँ पे क्या होता है इंसुलेटेड गेट होता है, जिसको हमने इंसुलेट किया हुआ होता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड की एक लेयर के जरिए। तो जब हम डायग्राम देखेंगे तो हमारे लिए आसान होगा। JFET दो तरह का होता है, एन चैनल और पी चैनल। इसका क्या मतलब है ये आप देख लें। ये एन चैनल है यानी एन है, और यहाँ पे ये डिफ्यूज्ड पी है, और ये पी चैनल है, यहाँ पे ये डिफ्यूज्ड एन है, और ये तीन इसके टर्मिनल हैं, ये गेट टर्मिनल, ये दोनों आपस में कनेक्ट हैं, ये पी और ये पी दोनों कनेक्ट हैं आपस में यानी ये दोनों एक ही चीज़ है, आप यूँ समझें। और ये टर्मिनल जो है बेस की तरह इसे हम गेट कहते हैं, ये कलेक्टर की तरह इसे हम ड्रेन कहते हैं, ये इमीटर की तरह इसे हम सोर्स कहते हैं। ये एन चैनल है, ये पी चैनल है, आगे इनके सिंबल्स भी हैं, उनको भी आप माइंड में रखिएगा। और इनकी बाइसिंग हम किस तरह से करते हैं, इनकी बाइसिंग हम किस तरह से करते हैं कि गेट टर्मिनल के ऊपर हमेशा हम रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करने का मतलब क्या है कि हम गेट के रिवर्स पोटेंशियल से इस चैनल की कंडक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं, चाहे वो एन चैनल चाहे वो पी चैनल। जैसे यहाँ पे देखें, ये पी है ना, इसको रिवर्स करने के लिए यहाँ पे नेगेटिव अप्लाई किया, ये एन है, इसको रिवर्स करने के लिए हम यहाँ पे जो बैटरी अप्लाई करेंगे उसका इधर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यानी होता क्या है कि जब हम पोटेंशियल अप्लाई करते हैं ड्रेन और सोर्स के अक्रॉस, हमने पोटेंशियल अप्लाई कर दिया ड्रेन और सोर्स के अक्रॉस, जैसे यहाँ पे किया हुआ ड्रेन और सोर्स के अक्रॉस हमने पोटेंशियल अप्लाई कर दिया, इसने कंडक्ट करना शुरू कर दिया। जब ये पोटेंशियल एक खास वैल्यू से बढ़ेगा, ये कंडक्ट करना शुरू कर देगा। अब हम इसको रोकेंगे कैसे, या इस कंडक्शन को कम ज्यादा कैसे करेंगे? जब आप गेट टू सोर्स पोटेंशियल यानी यहाँ पे जब आप रिवर्स पोटेंशियल अप्लाई करेंगे, तो इस रिवर्स पोटेंशियल की मदद से ये जो चैनल विड्थ है, यानी ये जो आपको दो पी के दरमियान जो हिस्सा नजर आ रहा है, इसको हम कम करेंगे। अगर पोटेंशियल हम ज्यादा करेंगे तो चैनल विड्थ क्या होती जाएगी, कम। जब चैनल विड्थ कम होगी तो इसकी कंडक्टिविटी कम होगी, यानी रेजिस्टेंस चैनल की ज्यादा हो जाएगी। इस तरह से हम वोल्टेज की मदद से, गेट और सोर्स के वोल्टेज की मदद से हम ड्रेन और सोर्स के दरमियान जो करंट है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, दोनों के लिए। खैर ज्यादा हमने यहाँ पे एन चैनल को डिस्कस करना है, जैसे एनपीएन और पीएनपी के अंदर हम एनपीएन को ज्यादा डिस्कस करते हैं, और एनपीएन के अंदर भी फिर हम कॉमन एमिटर को ज्यादा डिस्कस करते हैं। तो इस तरह से जो है वो यहाँ पे भी हम बात करें तो ये एन चैनल को बाइस किया हुआ है। अब इसकी बाइसिंग के दौरान आपने ख्याल क्या रखना है, जैसे वहां पे आपको याद होगा, यहाँ पे हमने यहाँ पे जो पोटेंशियल अप्लाई करना है वो ड्रेन के ऊपर रिलेटिवली हाई पोटेंशियल है, सोर्स के ऊपर रिलेटिवली लो पोटेंशियल है। और चूंकि यहाँ पे भी ये हाई पोटेंशियल है, हाई और लो, यहाँ पे रिलेटिवली लो पोटेंशियल होगा। और जो ड्रेन है ये करंट सोर्स के तौर पे काम करेगा, ये ड्रेन से करंट जो है वो सोर्स की तरफ आएगा। और इस करंट को जब हम कंट्रोल करेंगे तो हम इसको गेट टू सोर्स पोटेंशियल जो हम रिवर्स में अप्लाई करेंगे, लाजमी ये रिवर्स में अप्लाई करेंगे। आप इसको जो भी कहना चाहें कि आप ड्रेन के ऊपर हाई पोटेंशियल होगा तो इसका मतलब जाहिर सी बात यहाँ पे हम पॉजिटिव पोलैरिटी इधर होगी और नेगेटिव इधर होगी। तो करंट जो है वो कलेक्टर टू इमीटर जिस तरह जाता है उसके अंदर, कॉमन इमीटर के अंदर हम बात करते हैं, उसी तरह यहाँ पे करंट जो है वो ड्रेन टू सोर्स हम सप्लाई करेंगे करंट। यहाँ पे ये डायग्राम बड़ी अच्छी बनी, यहाँ पे चीज़ें सारी क्लियर हो जाएंगी। ये JFET है जी, इसकी बाइस्ड कंडीशन है कि गेट टू सोर्स जो पोटेंशियल है, गेट टू सोर्स ये वाला जो पोटेंशियल है, ये वाला पोटेंशियल, ये हमने इसकी कोई स्पेसिफिक वैल्यू रखी है, और ये हमने ऑलरेडी पोटेंशियल अप्लाई किया हुआ है। यानी ऑलरेडी जब हमने पोटेंशियल अप्लाई किया, इसमें से करंट फ्लो होना शुरू हो गया। ये हमने जब रिवर्स पोटेंशियल अप्लाई किया, जितना हमने पोटेंशियल अप्लाई कर लिया है, इस पोटेंशियल पे चैनल की विड्थ इतनी है। अब देखें, अब हम इसको अगर बढ़ाते हैं, ये चूंकि रिवर्स है, रिवर्स क्या करेगा, डिप्लीशन रीजन बढ़ाता है ना रिवर्स। तो जब ये डिप्लीशन रीजन है वाइट एरिया, जब ये डिप्लीशन रीजन बढ़ाएगा तो ये देखिए ये चैनल क्या हो जाएगा, नैरो हो जाएगा। जब ये चैनल नैरो होगा तो इसकी कंडक्टिविटी कम हो जाएगी, इसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। इसका मतलब है कि अब ये वाला करंट जो है, ये वाला पोटेंशियल उतना ही है, इसको हमने नहीं छेड़ा, हालांकि ये पोटेंशियल करंट सप्लाई कर रहा था, ये सप्लाई कर रहा है, ये कंट्रोल कर रहा है। जब हमने इसको ये देखें, इसको जब हमने बढ़ाया है तो क्या हुआ है
कि जो ड्रेन टू सोर्स करंट है वो क्या हो गया है, कम हो। ठीक है, तो इस तरह से हम इसीलिए हम इसे कहते हैं कि ये क्या है, ये वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। ठीक है, कि आप गेट टू सोर्स वोल्टेज से जो वीजीजी बैटरी से हम सप्लाई कर रहे हैं, गेट टू सोर्स वोल्टेज से आप कंट्रोल करते हैं ड्रेन टू सोर्स करंट। इसी तरह से हमने यहाँ पे इसको ज्यादा किया है, अगर हम इसको कम करेंगे फिर क्या होगा, कम करेंगे तो डिप्लीशन रीजन थोड़ा हो जाएगा, डिप्लीशन रीजन थोड़ा होगा तो चैनल विड्थ ज्यादा हो जाएगी। जब चैनल विड्थ ज्यादा हो जाएगी तो इसका मतलब है कि ऑटोमेटिक उसी पोटेंशियल पे ऑटोमेटिक ये जो ड्रेन करंट है वो कंडक्टिविटी ज्यादा होने की वजह से पहले से ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज आप देखें, इधर जो ये व्हाइट एरिया ज्यादा है और इस तरफ ये व्हाइट एरिया कम है, इसका मतलब डिप्लीशन इधर ज्यादा फैलेगा और इधर कम फैलेगा। इसकी वजह क्या है, इसकी वजह ये है कि यहाँ पे यानी इस पोटेंशियल की वजह से इधर ये एन चैनल है ना, यहाँ पे हमने पॉजिटिव दिया हुआ है, इसका मतलब है कि इधर रिलेटिवली रिवर्स बाइसिंग ज्यादा पोटेंशियल वाली है और इधर कम पोटेंशियल वाली, इसलिए इस साइड पे यानी कि आप इसको कह लें कि ड्रेन वाली साइड के ऊपर जो डिप्लीशन रीजन है उसकी विड्थ ज्यादा ज्यादा बढ़ेगी जब हम इसको बढ़ा रहे हो। ठीक है जी, ये फिर सिंबल क्या है, ये सिंबल आपने याद रखना है। मुझे तो खुद नहीं इसकी समझ आई कि ये जो एरो है इसने यहाँ पे क्यों लिया हुआ है, वहां पे तो कन्वेंशनल करंट लिया हुआ है। ये बहरहाल आपको पता चले तो आप ग्रुप में जरूर डिस्कस कीजिएगा ताकि बाकियों को भी याद रहे। मैंने कोशिश की है लेकिन मुझे इसका आइडिया नहीं हुआ कि ये इसने एन चैनल के लिए ये इसने अंदर की तरफ एरो क्यों लगाया, किसी को पता है तो बताइएगा। और ये इसने एरो बाहर की, जाहिर सी बात है कोई ना कोई वजह तो होगी, लेकिन जो चीज़ें मेरे सामने आई हैं उसमें कोई इसके बारे में इसने कोई चीज़ नहीं लिखी और इतना मुझे टाइम नहीं मिला कि मैं दो चार जगहों से और यानी इसको सर्च करके इसको चेक करूँ। बहरहाल ये लाजमी आप इसको ज़हन में रखिएगा क्योंकि ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आ भी सकता है और ये है भी बिल्कुल आसान और सिंपल। अगर हमें पता नहीं होगा तो फिर हमारे लिए मुश्किल। अच्छा जी, अब इसकी करेक्टरिस्टिक्स और पैरामीटर्स क्या हैं, जैसे आपको याद होगा हमने बात की थी उसकी क्या कहते हैं बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर की, तो उसके अंदर हमने बात की कि ये जनाब सैचुरेशन रीजन के अंदर ये ऑपरेट कर सकता है, ये कट ऑफ रीजन के अंदर जा सकता है यानी स्विच ऑन या ऑफ ट्रांजिस्टर करवा सकता है। इसके बाद ये एक्टिव रीजन के अंदर जब हम एम्पलीफायर के तौर पे यूज़ करेंगे ये चल सकता है जी। इसी तरह इसके भी रीजन हैं, ड्रेन करेक्टरिस्टिक कर्व यानी ड्रेन जो है वो हमें आउटपुट यहाँ पे हम ले रहे होते हैं तो किस तरह से ये चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे हम देखेंगे। अच्छा इसमें एक टर्म है इंपॉर्टेंट पिंच ऑफ वोल्टेज, बाकी इसके रीजन है, ये ओमिक रीजन है ये। अच्छा यहाँ पे हमने जो ग्राफ बनाया इस पे हमने रिवर्स पोटेंशियल हमने अप्लाई नहीं किया। ठीक है जी, यहाँ पे हमने इसको हमने ओपन रखा हुआ है, गेट टू सोर्स हमने ओपन रखा हुआ है, हमने सिर्फ पोटेंशियल अप्लाई किया ये वाला और ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये करंट सप्लाई करेगा ड्रेन टू सोर्स, ये करंट सप्लाई करेगा और स्टार्ट में एक खास पोटेंशियल तक जैसे जैसे हम ड्रेन टू सोर्स पोटेंशियल बढ़ाएंगे वैसे वैसे ये ड्रेन टू सोर्स करंट बढ़ेगा और ये सैचुरेशन तक चला जाएगा। इस रीजन को हम ओहमिक रीजन कहते हैं क्योंकि इसमें लीनियरली करंट ड्रेन करंट जो है वो लीनियरली बढ़ रहा है। ये सिर्फ ग्राफ है जब आपने रिवर्स पोटेंशियल जिसने कंट्रोल करना है इस करंट को, जब आपने वो अप्लाई नहीं किया हुआ। ठीक है, तो जब ये पोटेंशियल जब ये करंट ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाता है यानी क्यू पॉइंट हम ले सकते हैं इसके ऊपर, तो ये वाला जो रीजन है आपको पता है कि ये कांस्टेंट करंट रीजन है, इसको हम एक्टिव रीजन कहते हैं। ये बात वैसे ही है, अब हम पोटेंशियल बहुत ज्यादा करेंगे ये ब्रेक डाउन रीजन होगा। वहां पे ये था सैचुरेशन था इसका नाम था, और यहाँ पे इसका नाम क्या है, यहाँ पे ओमिक उसको इसलिए नहीं कहा था कि वो उस तरह लीनियर नहीं था ना, बढ़ रहा था यानी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन की तरह नहीं था, यहाँ पे ये ओमिक है, वहां पे वो सैचुरेशन। अब पिंच ऑफ वोल्टेज क्या है, देखो वोल्टेज की एक वैल्यू के ऊपर जाके ड्रेन करंट जो है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो गया, इस वोल्टेज की वैल्यू को पिंच ऑफ वैल्यू कहते हैं। अब फिर हम आगे देखेंगे कि जब हम ये वैल्यू डिफरेंट लगाएंगे तो पिंच ऑफ पे क्या असर पड़ेगा और ये जो ड्रेन करंट है इस पे क्या असर पड़ेगा। यहीं पे अभी हम डिस्कस कर सकते हैं चूंकि हम ये बात पहले करके आ चुके हैं कि जब ये रिवर्स पोटेंशियल -1 -2 -3 हम अप्लाई करेंगे तो ये ग्राफ ऐसे होता जाएगा, ऐसे 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 ऐसे। एक तो पिंच ऑफ वोल्टेज कम होगा, पहले ज्यादा था फिर कम हुआ यानी जहाँ पे करंट कांस्टेंट होना, फिर कम हुआ फिर कम हुआ फिर कम हुआ। दूसरा, ये जो ड्रेन करंट है ये कम होगा, कम क्यों होगा, जब हम इसको रिवर्स में अप्लाई करेंगे तो डिप्रेशन रीजन बढ़ेगा, डिप्रेशन बढ़ेगा तो चैनल की कंडक्टिविटी कम होगी, चैनल की रेजिस्टेंस बढ़ेगी। तो इसका मतलब है कि अब उसी पोटेंशियल के लिए उन्हीं वैल्यूज के लिए ड्रेन करंट जो है वो हमें थोड़ा मिलेगा। ये आगे हम बात करेंगे, बड़ी अच्छी उसमें प्रॉपर लिखा हुआ है यहाँ पे सारा कुछ। ब्रेक डाउन का मतलब वही है कि जब हम बहुत ज्यादा पोटेंशियल अप्लाई कर देंगे तो वो टूट फूट जाएगा, तो हम इस रीजन में जाने की कोशिश ही नहीं करते। पीजीएस किस तरह कंट्रोल करेगा गेट टू
गेट को यहाँ पे आप बेस भी कंसिडर कर सकते हैं, यानी समझने के लिए गेट टू सोर्स पोटेंशियल, और ये पोटेंशियल हमेशा हम अप्लाई करते हैं रिवर्स, ताकि ये डिप्लीशन रीजन को क्या करे, बढ़ाए, और कंडक्टिविटी को क्या करे, कम करे, और रेजिस्टेंस को क्या करे, ज़्यादा करे। तो इस तरह चैनल में से गुजरने वाला जो करंट है, जिसको हम ID कहेंगे या IDS, ड्रेन टू सोर्स करंट कह सकते हैं, इसको ये क्या करे, कम कर दे, या अगर हम इसको कम करेंगे तो ये इसको ज़्यादा कर। ठीक है जी, ये मैंने मेंशन किया। कट ऑफ वोल्टेज क्या है? कट ऑफ वोल्टेज वोल्टेज की वो वैल्यू है, यानी जब हम इसको रखें 0 और इसकी इतनी कम वैल्यू कि जिस पे ये ट्रांजिस्टर ऑफ हो जाए। मतलब ये है इसका कि जब हम ये वाला पोटेंशियल अप्लाई करेंगे ना, तो करंट हमें मिलेगा। इस पोटेंशियल की भी एक वैल्यू होगी ना, कि इस वैल्यू से ज़्यादा, जैसे हम फॉरवर्ड बायस कहते हैं कि 0.7 से ज़्यादा होगा तो करंट हमें मिलेगा, उससे कम करंट तो होगा लेकिन वो इतना कम होगा कि हम कहेंगे कि वो कट ऑफ रीजन में है, यानी वो हमें कोई करंट मिल नहीं रहा एक्चुअली। तो इस ये जो पोटेंशियल है, ड्रेन टू सोर्स पोटेंशियल, इसकी भी एक स्पेसिफिक वैल्यू होगी जिस पे ये कंडक्शन शुरू होगी, यानी ये करंट जो है वो प्रॉपर हमें मिलना शुरू होगा जब इसकी वैल्यू हम क्या करेंगे, 0 रखें। ठीक है, और इससे कम अगर पोटेंशियल होगा, यानी VGS ऑफ से कम होगा, हम उसे कट ऑफ रीजन में कंसीडर करेंगे। जैसे मिसाल के तौर पे हमने इसको हमने फिलहाल, यानी जो रिवर्स हमने अप्लाई करना है, जिसने चैनल के साथ छेड़छाड़ करनी है, उसको हमने नहीं अप्लाई किया, हमने DS 0 रखा। DS क्या कर रहा है, यही ड्रेन टू सोर्स करंट वोल्टेज ही हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है, करंट प्रोवाइड कर रहा है, ड्रेन करंट। जब ये नहीं होगा तो ड्रेन करंट नहीं होगा। जब हम इसकी वैल्यू थोड़ी सी बढ़ाएंगे तो ड्रेन करंट हमें मिल जाएगा। और अभी हम ओमिक रीजन में, जब हम पिंच ऑफ वोल्टेज तक इसको बढ़ा देंगे तो करंट बढ़ते बढ़ते कांस्टेंट वैल्यू पे चला जाएगा। अगर हम ये ड्रेन टू सोर्स मजीद बढ़ाते हैं, मजीद हमने वोल्टेज बढ़ा दी है, ये देखें वोल्टेज हमने मजीद बढ़ा दी है ड्रेन टू सोर्स, लेकिन करंट मजीद नहीं बढ़ा। इसका मतलब ये हुआ कि अब हम यहाँ पे पहुंच चुके, यहाँ पे पहुंच चुके, यहाँ पे पहुंच चुके। ठीक है, और इस पोटेंशियल को हम कहते हैं पिंच ऑफ वोल्टेज। ठीक है जी, ये कैरेक्टरिस्टिक कर्व है ड्रेन टू सोर्स, ये ड्रेन करंट है, और ये जनाब ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज है। पहले हमने ये वही पीछे हमने जो बनाया कि जब ये 0 है तो ओमिक रीजन मैक्सिमम होगा, हमारे पास करंट ज़्यादा से ज़्यादा जितना ये चैनल कंडक्ट करवा सकता है वो करवाएगा, और जितनी उसकी रेंज है वहाँ तक करवाएगा, उसके बाद मजीद कांस्टेंट हो जाएगा। जब हम रिवर्स में ये अप्लाई करेंगे, चैनल हो गया नैरो, चैनल नैरो होगा, रेजिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से ये जो ड्रेन करंट उन्हीं पोटेंशियल की वैल्यूज़ पे जो हम इधर अप्लाई कर रहे थे, उन्हीं वैल्यूज़ पे हमें जो आउटपुट करंट है वो कम मिलेगा, और इसका जो पिंच ऑफ यानी ये वाला जो पॉइंट है वो भी जल्दी आ जाएगा, यानी जल्दी ये कांस्टेंट, ज़ाहिर सी बात है करंट कम है तो करंट की जो कांस्टेंट वैल्यू है वो भी जल्दी अचीव हो जाएगी। और इसी तरह से जब हम ये ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई करते जाएंगे, एक गेट टू सोर्स पोटेंशियल की एक खास वैल्यू के ऊपर, यानी जब हम रिवर्स अप्लाई करते जाएं एक खास वैल्यू के ऊपर आके, जैसे आपको याद होगा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर हम बात करते हैं कि जब हम रिवर्स पोटेंशियल बढ़ाते हैं एक पोटेंशियल के ऊपर आके जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो 0 हो जाए। ठीक है, इसी तरह से यानी मैक्सिमम जो एनर्जी इधर से मिल रही थी उसका हम काउंटर कर रहे हैं यहाँ पे, ये वोल्टेज बढ़ा के रिवर्स वाला एक वोल्टेज आएगा कि जिस पे वो करंट रहेगा ही नहीं, यानी ये भी, अब देखो ये भी अप्लाई कर रहे हैं काफी ज्यादा और ये भी अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन इसकी वैल्यू इतनी ज्यादा हमने कर दी, इसकी वैल्यू -5 के करीब हमने कर दी कि चैनल है ही नहीं। जब चैनल नहीं होगा तो ये करंट किधर से आएगा, तो ये वाला जो रीजन है इसे हम काटा दें। ठीक है जी, इसकी यहाँ पे इलस्ट्रेशन उसने प्रॉपर की हुई है, और किस तरह से हम इसको समझ सकते हैं, देखो यहाँ पे गेट टू सोर्स हमने अप्लाई नहीं किया, 0 रखा है फिलहाल। ड्रेन टू सोर्स हमने पिंच से ज़्यादा, यानी एक हमें वैल्यू हमें मिली, यानी इस वैल्यू को, इसकी पोटेंशियल की वैल्यू उसने शो नहीं की, बहरहाल यहाँ पे उसने बता दी, हमें मैक्सिमम करंट जितना मिल सकता था वो हमें मिली। अब हम क्या करेंगे, जब हम इसको रिवर्स में अप्लाई करेंगे, यानी कुछ इसकी वैल्यू अप्लाई करना शुरू करेंगे, तो देखो ड्रेन करंट क्या होगा, कम होगा। कम क्यों होगा, क्योंकि चैनल की विड्थ क्या हो जाएगी, कम, कंडक्टिविटी कम, रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगी। अब मजीद अगर हम इसको मजीद बढ़ाएंगे रिवर्स पोटेंशियल को, तो करंट मजीद क्या हो जाएगा, कम हो। ठीक है, करंट का मजीद कम होना ये जाहिर कर रहा है कि चैनल की विड्थ कम हो रही है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स नहीं गुजरने हैं, वो जगह कम हो रही है। ठीक है, तो अगर हम इसको मजीद बढ़ाएंगे तो करंट 0। इसका मतलब है ये तो अपना जोर लगा रहा है, लेकिन ये वाला जो उसका रिवर्स पोटेंशियल है, इसने उसको क्या कर दिया, उसके असर को क्या कर दिया, खत्म कर दिया, चैनल को ही खत्म कर दिया। चैनल नहीं होगा, आप यहाँ पे जो मर्जी करते रहे कुछ नहीं मिलेगा। ये वाली सिचुएशन आ गई, ये जो है ये यहाँ दिखा। ठीक है, यहाँ हमने ये इतना बढ़ा दिया कि चैनल ही खत्म हो,
जैसे ही हम इसको दोबारा काम करना शुरू करेंगे चैनल बनना शुरू हो। पिंच ऑफ वोल्टेज और कट ऑफ वोल्टेज। पिंच ऑफ मैंने बता दिया जहाँ पे वो करंट जो है, ड्रेन करंट जो है वो कांस्टेंट हो जाता है, और कट ऑफ वोल्टेज अभी हमने जहाँ पे ऑफ हो जाता है ट्रांजिस्टर। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई। ये पी चैनल के लिए, एन और पी के लिए बायसिंग सिर्फ अपोजिट होगी, बाकी सारा प्रोसेस सेम ही होगा। तो ये आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व है जी। देखें, जब हम जब हमने इतना पोटेंशियल अप्लाई किया कि ट्रांजिस्टर बंद हो गया, तो इसका मतलब है ड्रेन करंट क्या हो गया, जीरो। जैसे जैसे हम इसको कम करते गए, यानी ये देखा -5 है, फर्ज करें यहाँ पे टेंशन -5 है, -4, -3, -2 यानी करते जाए, तो चैनल की विड्थ बढ़ती जाएगी, तो कंडक्टिविटी यानी करंट बढ़ता जाएगा। ठीक है, एक वैल्यू पे जाके ये मैक्सिमम करंट का जहाँ पे हाफ आता है, एक चीज हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं, जहाँ पे जाके ये हाफ हो जाता है, जैसे आप हाफ लाइफ डिफाइन करते हैं ना, उसी तरह मैक्सिमम सैचुरेशन करंट का जब आप डिफाइन करते हैं कि हाफ आ जाता है, फिर इसका ये ड्रेन करंट का और पोटेंशियल का एक रिलेशन होता है। उस रिलेशन की वजह से हम इसे स्क्वायर ला, यानी ये दोनों चीजें कंबाइन दिखाई गई हैं कि किस तरह से यहाँ पे ये यानी ये ऑफ के बिल्कुल करीब है। आप यूं समझ लें, यहाँ पे आप अगर -5 होता तो ये बिल्कुल इसके साथ लग जाता, यानी ड्रेन करंट कुछ भी ना मिलता। इसका मतलब है इतना पोटेंशियल हमने अप्लाई किया और इस वक्त कोई करंट नहीं हमें मिला। ठीक है, जैसे जैसे ये पोटेंशियल हम कम करते जाएंगे, ये करंट बढ़ता जाएगा, और ये करंट बढ़ने का मतलब है ये ग्राफ, ये ग्राफ, ये ग्राफ और ये ग्राफ। बाकी ये वाला जो रीजन है, ये रीजन हमें मिलता है इस पोटेंशियल को जब हम आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते हैं इस एक खास वैल्यू के लिए, इसको हम पैरामीटर कहते हैं। और ये जो है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और ये डिपेंडेंट, यानी हमने दोनों चीजों को ड्रेन गेट टू सोर्स पोटेंशियल का क्या असर होता है ड्रेन करंट के ऊपर, वो हमने बताया, और डिफरेंट वैल्यूज के ऊपर, यानी इतनी वैल्यू लेकर जब हम इसको बढ़ाते जाएंगे ये कर्व मिलेगा, इतनी वैल्यू लेकर बढ़ाते जाएंगे तो ये नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है, इसका मतलब है चैनल की विड्थ कम हो। बाकी ये एक रिलेशन है इसका और इसका, इसमें स्क्वायर है, तो इस स्क्वायर की वजह से हम इस डिवाइस को स्क्वायर लॉ डिवाइस कहते हैं, और इसको हम स्क्वायर लॉ, ये बात आप छोटी सी बात है, इसको फॉरवर्ड ट्रांस कंडक्टेंस। ट्रांस का मतलब है जो ट्रांसफर हम कर रहे हैं, और कंडक्टेंस का मतलब है कि कितना करंट वो कैरी कर सकते हैं, यानी जैसे रेजिस्टेंस वोल्टेज ओवर करंट होता है। तो आप इस ग्राफ के अंदर जैसे जैसे आप इस तरफ जाएंगे, कोई दो पॉइंट लेंगे ना, यहाँ पे दो पॉइंट लेंगे कंडक्टेंस थोड़ी होगी, यहाँ पे दो पॉइंट लेंगे तो कंडक्टेंस क्या होगी, ज्यादा होगी। इसका मतलब है इधर चैनल विड्थ ज्यादा है और इधर चैनल विड्थ कम है, इधर रिवर्स पोटेंशियल कम है और इस रीजन के अंदर रिवर्स पोटेंशियल क्या है, ज्यादा। इस तरफ ज्यादा हो रहा है ना रिवर्स पोटेंशियल। तो ये एफईटी बाइसिंग, बाइसिंग पीछे हमने बाइसिंग की है वैसे, यहाँ पे सिर्फ उसने ट्रांजिस्टर की बजाय, यानी एक्चुअल की बजाय उसने इसका सिंबल लिया हुआ है कि आप क्या करते हैं, यानी ये जो ड्रेन है ये एज ए करंट सोर्स काम कर रहा है, यहाँ पे आपके पास यानी बाइसिंग में वही चीज आ जाएगी कि आप एक बैटरी से बाइस कर रहे हैं या दो बैटरी से बाइस कर रहे हैं, यानी पोटेंशियल डिवाइडर यूज कर रहे हैं या नॉर्मल बाइसिंग कर रहे हैं उसकी। और अगर हमने गेट वोल्टेज 0 रखा है तो जितना करंट यहाँ से सप्लाई होगा वो हमें ड्रेन से सोर्स की तरफ मिलता जाएगा। बाकी ये कितनी रेजिस्टेंस यहाँ पे करते, जब सोर्स करंट जो है वो ड्रेन करंट के इक्वल होगा, यानी सारा का सारा करंट हमें मिलेगा। इस पोटेंशियल की वजह से जितना करंट जनरेट होगा वो सारा हमें मिलेगा जब हम इसकी वैल्यू को 0 रखेंगे। ये एन चैनल के लिए रिप्रेजेंट किया हुआ, ये एरो आप देख, एन चैनल के लिए और ये पी चैनल बाइसिंग करके देखा। ये वही चीज़ है। कंडक्टेंस किस तरह से, लोड लाइन, इसका लोड लाइन थोड़ा उससे डिफरेंट है। आप इसको ओरिजिन से मिलाते हैं, मैक्सिमम करंट को कहाँ मिला देते हैं, ओरिजिन पे मिला देते हैं, और ये क्यों पर। बाकी इसकी यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा डिस्कशन में डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। आपने उसी तरह जैसे हमने कॉमन मीटर में हमने वोल्टेज डिवाइडर बायस पर, सेम उसी तरह से R1 और R2 से हमने क्या किया, एक ही बैटरी से हमने ड्रेन को भी पोटेंशियल दिया, जिसकी वजह से करंट हमें मिलेगा ड्रेन टू सोर्स, और हमने उसी की मदद से हमने गेट टू सोर्स को रिवर्स बाइस किया। ओमिक रीजन हम पहले बात करके आ चुके हैं कि ये वाला रीजन जो है ये ओमिक रीजन होता है। इसमें होता क्या है कि जैसे जैसे हम ये पोटेंशियल ड्रेन टू सोर्स पोटेंशियल बढ़ाते हैं वैसे वैसे ड्रेन करंट बढ़ता है, चूंकि ये ऑलमोस्ट लीनियरली बढ़ रहा होता है। तो अगर हम इनकी एवरेज लेते हैं तो यहाँ पे हमें तकरीबन स्ट्रेट लाइन तरह की लाइन मिल जाए, तो इसलिए इस रीजन को हम क्या कहते हैं, ओमिक रीजन। बाकी ये एक्टिव रीजन है, और अगर आप पोटेंशियल रिवर्स पोटेंशियल बहुत ज़्यादा कर दें, यानी इस रीजन के अंदर यहाँ पे इस लाइन के साथ साथ आ जाए, तो वो कट ऑफ रीजन कहता है। ठीक है, इसको थोड़ा जूम करके दिखाया गया है कि क्यू पॉइंट जो है, उसी तरह से जब हम लोड लाइन ड्रा करेंगे ना, तो क्यू पॉइंट जो है वो आप कहाँ कहाँ ले सकते हैं, ये दिखाएगा।
यहाँ पे ना क्यू पॉइंट जो है वो, लोड लाइन जो है वो इस तरफ भी ड्रा कर सकते हैं हम, और अगर हम इस तरफ, ये वाला इस तरफ भी ड्रा कर, तो वहाँ पे उसने इस तरफ ड्रा किया था इस तरह से, और यहाँ पे उसी तरह से सैचुरेशन को लोड लाइन की तरफ निकल गया। लेकिन यहाँ पे आपको इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ देखने से जो बातें आपके माइंड में रहे वो काफ़ी हैं। मॉसफेट क्या है, ये एफईटी की दो टाइप्स हैं, एक जेएफईटी जिसमें जंक्शन होता है, और इसमें जंक्शन नहीं है बल्कि इसमें क्या है, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर की एक लेयर है जो यहाँ पे जंक्शन वाला काम है, ठीक। और यानी फील्ड इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए जाहिर सी बात है यहाँ पे जीएफईटी के अंदर हम जंक्शन यूज करते हैं, और इसके अंदर उसी फील्ड इफेक्ट के लिए यानी रिवर्स पोटेंशियल जब हम अप्लाई करते हैं तो एक फील्ड क्रिएट होता है, वो फील्ड चैनल की विड्थ डिप्लेशन रीजन को जब बढ़ाता है या कम करता है। यानी अगर हम रिवर्स पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं तो वो चैनल विड्थ को कम कर रहा है, डिप्लेशन रीजन को बढ़ा रहा है, और इसके उल्ट। तो ये जो मॉसफेट है, इनकी आगे मजीद दो टाइप्स हैं, एक डी मॉसफेट है और एक ई मॉसफेट है। डी मॉसफेट डिप्लीशन मोड में ये काम करता है, डिप्लीशन मोड यानी डिप्लीशन रीजन को या चैनल को डिप्लीट करना, चैनल को कम कर देना, ये दोनों तरह से काम कर सकता है डिप्लीशन मोड। चैनल को बढ़ा भी सकता है, चैनल को कम भी कर सकता है। यानी एक तरह से पोटेंशियल गेट का अप्लाई करेंगे तो ये चैनल को बढ़ा रहा होगा, उसके उल्ट यानी पॉजिटिव अप्लाई करेंगे, फर्ज कर लेते हैं पॉजिटिव अप्लाई कर रहे हैं अगर आप गेट के ऊपर, तो ये चैनल को फर्ज करें बढ़ा रहा है, नेगेटिव अप्लाई करेंगे तो ये चैनल को कम करेगा। तो जो डी मॉसफेट है, ये डी और ई दोनों की तरह काम कर सकता है, लेकिन जो ई है उसके अंदर चैनल होता नहीं है, चैनल हम इनहांस करते हैं, चैनल बनाते हैं, इसलिए वो सिर्फ इन्हांसमेंट मोड में काम करता है, वो डिप्लीशन मोड में काम नहीं करता। फिर एक यहाँ पे नई टर्म है आईजी, इंसुलेटेड गेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, यानी इंसुलेटेड गेट, यानी यूं कह लें कि मॉसफेट ही इंसुलेटेड गेट एफईटी है, यानी इसमें हम गेट को इंसुलेट करते हैं मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर की मदद, यानी एक कैपेसिटर प्लेट की तरह प्लेट बन जाती है, और कैपेसिटर की प्लेट, दो प्लेट्स के दरमियान हमें पता है कि इंसुलेटर होता है। इसी तरह से जब हम एक लेयर लगाते हैं, एक लेयर जो है वो चैनल बन जाता है, और एक प्लेट चैनल बन जाता है, और एक प्लेट जो है वो मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर बन जाता है। ये मैं आपको वीडियो शेयर करूंगा, उससे उस वीडियो को आप देखेंगे, छोटी सी वीडियो 5-7 मिनट की। तो मॉसफेट और एफईटी ये पूरा चैप्टर बेहतरीन तरीके से इसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। दो मोड है जी, मैंने बताया आपको, मॉसफेट इनहांसमेंट मोड है और डिप्लीशन मोड। इनहांसमेंट मोड के अंदर हम चैनल क्रिएट करते हैं, जैसे यहाँ पे हमने चैनल को क्या किया है, पोटेंशियल हमने इस तरह से अप्लाई किया है कि चैनल को हमने क्या किया, क्रिएट किया, यानी यूँ देख लें, यहाँ पे हमने पॉजिटिव अप्लाई किया तो जो नेगेटिव चार्ज कैरियर है, इलेक्ट्रॉन्स जो है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है, वो यहाँ पे इसकी तरफ, यहाँ पे इस तरफ आ जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे, इस तरह चैनल इनहांस हो जाएगा। तो इसको हम चैनल कहते हैं, इनहांसमेंट मोड कहते हैं, यानी ये मॉसफेट का इनहांसमेंट स्ट्रक्चर है यूं कहें। इसमें हमने चैनल को क्या किया है, इंड्यूस किया, ठीक है जी। और इसका ये दो तरह के एन चैनल और पी चैनल, उसी तरह सबस्ट्रेट के हवाले से कि अगर ये चैनल एन है तो एन चैनल होगा, और अगर ये चैनल पी है तो ये पी चैनल। बाकी इसमें सिंबल्स काफ़ी सारे आ जाते हैं, ठीक है, आगे मजीद भी आएंगे। तो इनको ज़रा आपने ना जिस तरह रट्टा मारते हैं ना, इनको आपने तसल्ली से जिस तरह भी आपको याद रहे, कोई लॉजिक बन जाए इसकी याद रखने की, या याद हो जाए, तो ये आपने कर लें। और ये डी मॉसफेट है, इसमें हम चैनल को डिप्लीट करते हैं, ये देखो चैनल को हमने डिप्लीट कर दिया, ठीक है। यानी हम पोटेंशियल इस तरह से अप्लाई करेंगे कि रिवर्स अप्लाई करेंगे, जैसे वहां पे हमने चैनल अप्लाई किया तो इलेक्ट्रॉन्स की तरफ करीब आ गए, यानी ये एन चैनल के लिए शो किया, ये पी चैनल के लिए शो किया। करेंगे क्या, हम इसमें दोनों में जब हम इसको डी मोड के अंदर जब हम इसको यूज करेंगे तो चैनल जो भी है उसको हम डिप्लीट करेंगे, उसको हम कम करें, ठीक है। ये आगे शायद दिखाया हुआ है, यहाँ पे देखें, ये डिप्लीशन मोड उसने दिखाया है कि किस तरह से ये पोटेंशियल हम अप्लाई करके, ये देखें ना, पोटेंशियल अप्लाई करके एन चैनल है लेकिन हम नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं, ताकि यहाँ से नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से डिप्लीट हो जाएंगे, खत्म हो जाए, ठीक है। तो ये डिप्लीशन मोड है। और इसी तरह से ये इन्हांसमेंट मोड है कि हमने यहाँ पे इसके उल्ट बैटरी हमने अप्लाई की है, ठीक है। और इस बैटरी ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या किया है, अट्रैक्ट किया, और चैनल को क्या किया है, इन्हांस किया, ठीक है। ये याद रखना है कि डी जो है, डी मॉसफेट है, ये दोनों तरह से काम कर सकता है, इन्हांसमेंट मोड के अंदर भी और डिप्लीशन मोड के अंदर भी, लेकिन जो इन्हांसमेंट है वो सिर्फ इन्हांसमेंट में काम करता है, ठीक है। और डी मॉसफेट की एन चैनल के लिए और पी चैनल, ये देखना डायग्राम्स। अब ये 6 या 8 हो गई, हमारे 6 हो गई, बाकी ये इसके डिफरेंट टाइप्स हैं, इनमें आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। स्ट्रक्चर वाइज डी मॉसफेट करेक्टरिस्टिक ये उसी तरह ही है, एन चैनल पी चैनल के लिए
यानी जैसे ये एन चैनल के लिए, ये पी चैनल के लिए, ये स्कूल 10 चैनल के लिए, बाकी बात वैसे ही कि जितनी डिटेल में हम चले गए ना ये काफ़ी। आप जितनी भी आउटलाइंस देखेंगे ना उन आउटलाइंस के अंदर ये इसमें से स्पेसिफिक टॉपिक ही होंगे। पूरे का पूरा चैप्टर जो है वो किसी सेमेस्टर आउटलाइन में भी मतलब ना कमी हो। तो आगे इसकी बाइसिंग है, बाइसिंग हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल बाइसिंग हमने पहले बात कर ली है। यहाँ पे IGBT है, यानी ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है, इसकी ये सिंबल आदमी याद रखें, थोड़ा सा डिफरेंट है। इसके टर्मिनल भी याद रखें, कलेक्टर इमीटर यानी बाइपोलर जंक्शन की तरह, और गेट जो है ये फील्ड का FET की तरह। तो इसलिए हम इसे कहते हैं IGBT, इंसुलेटेड गेट बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो इसमें 3 टर्मिनल होते हैं, इसमें कलेक्टर वाली इसमें BJT वाली कैरेक्टरिस्टिक्स भी होती हैं, और इसमें FET वाली कैरेक्टरिस्टिक्स भी होती है। ठीक है, ये यहाँ पे उसने मेंशन किया हुआ है कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स किस किस की हैं। यानी ये ऐसा स्ट्रक्चर है जो दोनों तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ काम करता है। ये देखें, इसकी इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स मॉसफेट की हैं, और जो इसकी आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो BJT। जैसे आपने बात की कि इसकी इनपुट जो इम्पीडेंस है वो ज़्यादा होती है और इसकी आउटपुट इम्पीडेंस ज़्यादा होती है, इसमें ये दोनों चीज़ें आ रही हैं। बाकी इसको आप पढ़ेंगे ना तो इसके जो कुछ यानी यूँ कह लें प्रॉस एंड कॉन्स, यानी इसके कुछ मेरिट और डीमेरिट यहाँ पे लिखे होंगे कि किस वजह से ये ज़्यादा बेहतर है और किस वजह से ये नहीं। बाकी ये इनका आपस में कंपैरिजन किया होगा, यहाँ से आपको बेहतर समझ आ जाएगी कि BJT की हमने पहले बात की हुई है, मॉसफेट की बात करेंगे, फिर हम देखेंगे इसके अंदर कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमने इस स्ट्रक्चर को बनाने के अंदर हमें मिली है, यानी इसको हमने क्यों बनाया। जैसे मिसाल के तौर पर हम बात करें इनपुट रेजिस्टेंस की, BJT की कम होती है, मॉसफेट की ज्यादा होती है। शुरू में भी हमने बात की, पहला जो सबसे पहला पैराग्राफ हमने पढ़ा, तो इसमें क्या होती है इनपुट रेजिस्टेंस, यानी इसकी जो कुछ करेक्टरिस्टिक किया। ठीक है, इसी तरह से सैचुरेशन वोल्टेज जो है, आउटपुट करेक्टरिस्टिक यहाँ पे इसमें लिखा, स्विचिंग स्पीड है, इसकी स्पीड स्लो है, इसकी स्पीड फास्ट है, इसने मीडियम स्पीड, यानी इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक इसमें है और कुछ करेक्टरिस्टिक इसकी इसमें। इस तरह से जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम उसको मैच करवा। ऑपरेशन किस तरह से, यहाँ पे 2 ट्रांजिस्टर हैं, एक ट्रांजिस्टर को पैरिस्टिक ट्रांजिस्टर कहते हैं। इसका मकसद सिर्फ ये होता है कि जब ब्रेक ओवर वोल्टेज से ज़्यादा वोल्टेज हो तो ये कंडक्ट करे, ताकि इधर जो है वो वोल्टेज काफ़ी ज़्यादा ना हो, बाकी और कोई मतलब मकसद नहीं। तो IGBT किस तरह काम करता है, ये इस तरह काम करता है कि जिस तरह, यानी यहाँ पे एक कलेक्टर है, एक ट्रांजिस्टर, यहाँ पे एक ये है, तो ये उसी तरह कंट्रोल किया जाता है ये FET की तरह गेट टर्मिनल से। और इसका मतलब है कि ये BJT है लेकिन ये है वोल्टेज कंट्रोल्ड। BJT नॉर्मली क्या होता है, करंट कंट्रोल डिवाइस है ना, तो ये ऐसा BJT है जो वोल्टेज कंट्रोल्ड है। यानी ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक आ गई कि ये है FET, सॉरी है ये BJT, और ये काम किस तरह से कर रहा है, वोल्टेज कंट्रोल्ड वे में ये काम। इतना काफी है। इसके बाद लास्ट हमारा जो चैप्टर जो हमें डिस्कस करना है वो है जी थायरिस्टर। इसकी समरी है, बल्कि उसकी समरी उम्मीद है कि समरी आप देख लेंगे ना, टाइम हमारे पास कम है, आप समरी देख लीजिएगा, अगर इसमें कोई इशू हुआ तो फिर हम बात करते हैं ग्रुप के अंदर भी। और अब हम बात करते हैं थायरिस्टर्स की। अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज़ नहीं आ रही है आपकी। अली रज़ा साहब माइक अनम्यूट करें आप, आपका माइक जो है वो अच्छा म्यूट सॉरी, पे है। मैंने ब्रेक लिया था तो मुझे याद नहीं रहा। ठीक है, ठीक, कोई बात शुरू से ही नहीं आ रही, आपने इतनी लेट बताया। थायरिस्टर हम बात कर रहे हैं, ये 4 लेयर डिवाइस है। इसके अंदर जो बेसिक चीज़ें हमने डिस्कस करनी है, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर है, और सिलिकॉन कंट्रोल स्विच है, UJT है, PUT है, प्रोग्रामेबल यूनि जंक्शन। ठीक है, चले हम यहाँ से अपनी बात शुरू करते हैं। सबसे पहले 4 लेयर डिवाइस जिसको हम थायरिस्टर भी कहते हैं, इसका एक दूसरा नाम है जिसको हम शॉकले डायोड भी कहते हैं, इसका एक तीसरा नाम है, इसको हम SUS भी कहते हैं। ये है क्या, ये 4 रीजन है, P, N, P और N। ठीक है, ये इसका सिंबल है, 2 इसके टर्मिनल है, एनोड और कैथोड है। और यहाँ पे यानी इसको हम समझ सकते हैं कि ये एक PNP ट्रांजिस्टर है जो ये बना हुआ है, और एक ये NPN ट्रांजिस्टर है जो ये बना हुआ है। और 2 ट्रांजिस्टर को बैक टू बैक हमने जोड़ा हुआ है, जिसमें एक ये वाला जो जंक्शन है ये कॉमन है, जंक्शन नंबर 2 कॉमन है, जंक्शन नंबर 1 यहाँ पे P और N के दरमियान। ठीक है, और ये इमीटर बेस कलेक्टर, इसी तरह से इमीटर बेस और कलेक्टर है। ये देखे ना, ये इमीटर बेस कलेक्टर NPN के लिए, और ये PNP के लिए इमीटर बेस और कलेक्टर। ठीक है, ये मैं इसको थोड़ा साफ करता हूँ, जैसे मैं पहले आवाज नहीं आ रही थी तब मैं इसके ऊपर कुछ खबर। ठीक है, जिसकी बाइसिंग हम किस तरह से करते हैं, ये हमने इसकी बाइसिंग कर दी, पी के साथ पॉजिटिव को जोड़ दिया, और
एन के साथ हमने नेगेटिव को जोड़ दिया, तो इस तरह से ये 22 हो गया है, ठीक है। और एक ख़ास पोटेंशियल जब हम अप्लाई करेंगे तो ये इस पोटेंशियल को रोक के रखेगा, ऑन नहीं होगा, करंट होगा लेकिन बहुत ही कम होगा। लेकिन जब पोटेंशियल एक ख़ास पोटेंशियल से ज़्यादा हो जाएगा फिर ये ऑन हो जाएगा, फिर इसमें से करंट बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। आगे हम ग्राफ देखेंगे तो हमें समझ आएगा। इसकी बाइसिंग कैसे है ये देख लें। यानी ये इक्विवेलेंट सर्किट है कि अगर हम थायरिस्टर को या 4 लेयर डिवाइस को अगर हम ट्रांजिस्टर के तौर पे अगर हम इसको पढ़ें, यानी हमारे लिए आसानी हो जाएगी कि किस तरह से कौन से टर्मिनल से करंट किस तरफ जाएगा और वो आगे किस तरह से एनोड से कैथोड की तरफ पहुंचेगी। ये सारी चीज़ यहाँ पे बताई हुई है। अच्छा, अब इसमें ना दो रीजन होते हैं इंपॉर्टेंट जो हमने बात करनी है इस ग्राफ में। ये ग्राफ आप ध्यान से समझिएगा। दो रीजन होते हैं इसमें। एक रीजन है जिसको हम कहते हैं फॉरवर्ड ब्लॉकिंग रीजन। इसका मतलब ये है कि ये है तो फॉरवर्ड रीजन ही, यानी हमने इसको फॉरवर्ड बायस ही किया हुआ है, लेकिन ये है कि एनोड और कैथोड के दरमियान पोटेंशियल इतना कम है कि करंट खातिर ख्वाह में नहीं मिला यहाँ तक। एक खास पोटेंशियल पे जब हम आएंगे तो ये स्विच करेगा फॉरवर्ड ब्लॉकिंग रीजन से किस में, कंडक्शन रीजन के अंदर। और ये वाला जो करंट है होल्डिंग करंट है, इसकी हम बात करते हैं बाद में। यानी ये यहाँ पे ये है फॉरवर्ड बायस ही, लेकिन स्टेट कौन सी है, ऑफ। क्यों ऑफ है? क्योंकि करंट क्या है, एनोड करंट जो एनोड से कैथोड की तरफ आ रहा है वो बहुत ही कम है, ठीक है। और जब ये इस रीजन में जाएगा, देखें जब ये फॉरवर्ड ब्लॉकिंग रीजन से कंडक्शन रीजन में जाएगा तो ड्रॉप इसके अक्रॉस यकदम कम होगा और करंट तेजी से बढ़ेगा। तो ये ऑन, ये इसका नॉर्मल ऑपरेशन। इसका मतलब ये हुआ कि अब ये ऑन हो गया। अब हमने अगर इसको ऑफ करना है तो हम दो हमारे पास तरीके हैं। या तो हम इस पोटेंशियल को जो हमने एनोड और कैथोड के क्रॉस अप्लाई किया है, या तो हम इस पोटेंशियल को क्या करते जाएं, कम करते जाएं, कम करते आएंगे तो ये करंट भी ज़ाहिर सी बात है थोड़ा थोड़ा कम होता जाएगा। एक वक्त आएगा कि होल्डिंग करंट पे हम आ जाएंगे। होल्डिंग करंट का मतलब है कि ये करंट ऑन स्टेट को होल्ड कर सकता है। अगर इससे करंट कम होगा तो अचानक से इसकी जो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाएगी और ये स्विचिंग करके ब्लॉकिंग रीजन में आ जाएगा और ये फिर ऑफ रहेगा, हालांकि ये फॉरवर्ड बाई। ठीक है जी। बाकी इसमें कुछ टर्म्स हैं वो हम बात करते हैं। मैं इसको दोबारा थोड़ा साफ करता हूँ और ये जितनी भी टर्म्स हैं इनकी हम बात करते हैं। ये IS क्या है, AK क्या है। ये AK-47 नहीं है, ये A से मुराद एनोड है और K से मुराद यहाँ पे कैथोड है, ठीक। और ये फॉरवर्ड कंडक्शन रीजन है, ये फॉरवर्ड ब्लॉकिंग रीजन है। यानी दोनों, ये है फॉरवर्ड बायस, इधर भी है इधर भी है, लेकिन इधर पोटेंशियल इतना कम है कि फॉरवर्ड करंट कम है, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। और इधर पोटेंशियल इस तरह से हो गई है कि फॉरवर्ड रेजिस्टेंस जो है वो बहुत कम हो गई। ठीक है जी। बाकी ये मैंने बता दिया कि जब ज़ीरो से हम बढ़ाएंगे तो ये करंट बहुत कम होगा, एक ख़ास पोटेंशियल पे आके ये स्विच कर जाएगा। होल्डिंग करंट की हम बात करते हैं जब हम यहाँ से वापस आते हैं कि ये ऑन स्टेट को होल्ड कर सकता है या नहीं। तो इसके रीजन है, ब्लॉकिंग रीजन और कंडक्शन रीजन है। ब्लॉकिंग रीजन में ये ऑफ स्टेट में हम समझेंगे इसको, कंडक्शन रीजन में हम इसको ऑन स्टेट में समझेंगे। स्विचिंग करंट क्या है, ये करंट की वो वैल्यू जहाँ पे आके वो फॉरवर्ड कंडक्शन रीजन से ब्लॉकिंग रीजन से स्विच कर जाता है फॉरवर्ड कंडक्शन रीजन के अंदर। रिलैक्सेशन ऑसिलेटर के अंदर हम इसको यूज करते हैं। कैसे करते हैं ये मैं बता देता हूँ। ये स्विच है, जब इस स्विच को ऑन करेंगे, जब तक इस पे पोटेंशियल इतना नहीं होगा कि ये कंडक्शन रीजन में ना जाए, तब तक ये कैपेसिटर चार्ज होगा। जब ये चार्ज होगा तो आउटपुट पे हमें पोटेंशियल इतना मिलेगा, ठीक है जी। जब ये इस पे पोटेंशियल इतना इतना हो जाएगा कि ये इस तरह से स्विच कर जाएगा कंडक्शन रीजन के अंदर, तो इसका मतलब है कि फिर ये करंट जो है वो यहाँ से गुजरना शुरू हो जाएगा, फिर इसके ये डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा, इसके क्रॉस पोटेंशियल आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाएगा। ठीक है, तो इस तरह रिलैक्सेशन ऑसिलेटर के अंदर हम थायरिस्टर को यूज कर सकते हैं। ठीक है जी। इसके बाद है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। ये भी 4 लेयर डिवाइस है। इसमें थोड़ा सा फर्क ये है कि इसमें 4 लेयर्स के साथ एक टर्मिनल होता है जिसे हम गेट टर्मिनल कहते हैं, जो ट्रिगरिंग के लिए यूज होता है। यानी यहाँ वहाँ पे हमने क्या किया था, वहाँ पे हमने एनोड और कैथोड के दरमियान जो पोटेंशियल था उससे ही हमने ऑन करवाया, उससे ही हमने उसको ही काम करके हमने उसको ऑफ किया। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, एनोड कैथोड पोटेंशियल थोड़ा सा भी देंगे, यहाँ पे ट्रिगर पे कोई पल्स देंगे ना, इसको ट्रिगर करेंगे तो थोड़े से पोटेंशियल पे भी वो फॉरवर्ड कंडक्शन रीजन के अंदर आसानी से चला जाएगा। ठीक है जी। और इसका ये गेट टर्मिनल का ये साइन है, ये सिंबल थोड़ा सा चेंज हुआ है। ठीक है, ये है थायरिस्टर का, जिसको हम चॉकलेट डायोड भी कहते हैं, SUS भी कहते हैं। और ये जो सिंबल है ये वाला, ये है जी
सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर इसका प्रॉपर इसको अप्लाई कर दिया जाए तो ये बिजली की जितनी तारें, खंभे बड़े-बड़े, ये सारी चीज़ें जो आपको नज़र आ रही हैं, ये सारा कुछ बदल जाए। यानी हम जो है वो पावर को एसी की फॉर्म में सप्लाई करके बहुत ज़्यादा पावर को डिसिपेट करने की बजाय हम उसको एज़ इट इज़ डीसी की फॉर्म में ट्रांसमिट कर सकते हैं। और डीसी की फॉर्म में ट्रांसमिट करने के बाद आगे जाके हम जहाँ पे यानी डेस्टिनेशन के ऊपर पहुँच के हम उसको एसी में कन्वर्ट करके बगैर ज़ाया किए और बहुत बड़े सेटअप यूज़ किए बगैर जो है ना हम इसको कर सकते हैं सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर की मदद से। मैं आपको एक वीडियो शेयर करूँगा, उसमें ये चीज़ एक्सप्लेन की गई। इक्विवेलेंट सर्किट है उसी तरह से, सिर्फ क्या है कोई फ़र्क नहीं है, ये गेट टर्मिनल, इस गेट पे पोटेंशियल या पल्स अप्लाई करके हम क्या करेंगे, हम इसको ट्रिगर करेंगे और ये फॉरवर्ड ब्लॉकिंग रीजन से किस में चला जाएगा, फॉरवर्ड कंडक्शन रीजन में चला जाएगा। जब आईजी 0 होगा, अगर आईजी को 0 रखें तो नॉर्मल उसी तरह से ऑपरेट करेगा, लेकिन अगर हम आईजी के ऊपर कोई ट्रिगर पल्स अप्लाई करेंगे तो थोड़े ब्लॉकिंग करंट के ऊपर भी तो सॉरी थोड़े एनोड टू कैथोड वोल्टेज के ऊपर भी ये कंडक्शन रीजन के अंदर जा सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे ये ऑफ है, ऑफ क्यों है, क्योंकि एनोड करंट नहीं है और यहाँ पे हमने ट्रिगर पे भी कुछ नहीं अप्लाई किया। अगर हम ट्रिगर पे अप्लाई करें और यहाँ पे जो थोड़ा यानी यहाँ पे ये ओपन स्विच के तौर पे काम कर रहा है ये वाला सर्किट। अब हमने यहाँ पे ट्रिगर के ऊपर जब ये अप्लाई किया तो इसने ट्रिगर ने क्या किया, इनको फॉरवर्ड बायस होने में हेल्प की दोनों ट्रांजिस्टर को। जैसे ही ये फॉरवर्ड बायस होंगे तो करंट जितना ये सप्लाई कर सकता है ये वाला पोटेंशियल एनोड टू कैथोड पोटेंशियल, तो वो आसानी से फ्लो होना शुरू हो जाए तो ये ऑन स्विच की फॉर्म में चला जाएगा। ठीक है, जब तक अब हमने ट्रिगर हटा लिया है, सिर्फ ट्रिगर क्या करता है, सिर्फ ऑन करता है, उसके बाद हमें ट्रिगर की जरूरत है नहीं पड़ती, उसके बाद ये ऑन स्विच की तरह काम करता रहता है। और उसी तरह से ये सारा ग्राफ वही है, ये वाला सारा वही है। और यानी अगर हम आईजी को 0 रखें फिर हमें इसको ऑन करवाने के लिए एनोड टू कैथोड पोटेंशियल बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। लेकिन अगर एनोड ट्रिगर के ऊपर अगर हम पल्स देते हैं और वो पल्स जितनी हैवी होगी उतना ये वाला जो पोटेंशियल है जिसने स्विच करवाना है, यानी जिसने इतना करंट प्रोवाइड करना है, आईएस प्रोवाइड करना है कि वो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग रीजन से किस में चला जाए, कंडक्शन रीजन, ये खुद ही कम हो जाएगा। यानी जाहिर सी बात है अब ये जो पल्स है वो एड कर रही है इसको यानी एनोड टू कैथोड करंट जो हम भेज रहे हैं उसको एड कर रही है अपने हमारे ट्रांजिस्टर को ऑन करवाने। ठीक है, तो इसी तरह रिवर्स रीजन उसी तरह से जैसे हम आम डायोड के लिए बात करते हैं, बाकी ये वाली सारी बात वैसे ही है। ये कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स हैं, जब आईजी ना हो पल्स अप्लाई करें, बड़ी पल्स अप्लाई करें तो ये शिफ्ट होता जाएगा कम की तरफ। यानी अगर आईजी 0 है तो हमें इतना पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ेगा फिर वो ऑन होगा। अगर आईजी की ये वैल्यू है तो फिर हमें इतना पोटेंशियल, थोड़ा पोटेंशियल और थोड़ा, तो इस तरह से ये काम। अब इसको हम ऑफ कैसे कर सकते हैं, इसको ऑफ करने के दो तरीके हैं। एक तो तरीका ये है कि आप इसको कट कर दें, यहाँ इसको कट करेंगे एनोड करंट कम होगा, कट करें रजिस्टर अप्लाई करें जो भी करें, एनोड करंट कम होगा, जब होल्डिंग करंट से कम होगा तो खुद ब खुद ही वो कंडक्शन रीजन से किस में चला जाएगा, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग रीजन के अंदर वो चला। ठीक है, दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ पे एक पैरेलल पाथ दे दें, पैरेलल पाथ दे देंगे, इधर अगर रेजिस्टेंस कम होगी यानी इस स्विच को यहाँ पे यानी ये सीरीज। अच्छा जी, आखिरी बात मैं रिवाइज़ कर रहा हूँ, मेरा कनेक्शन ख़त्म हो गया था कि हम इस एससीआर को ऑफ़ कैसे करेंगे। ऑफ़ करने के कई तरीके हैं, एनोड वाले करंट को इंटरप्ट करें, सीरीज़ में स्विच लगाएँ, स्विच क्या करेगा, स्विच करंट को क्या कर देगा, कम कर देगा और ख़त्म कर देगा, तो ये ऑफ़ हो जाएगा खुद ब खुद। और अगर हम यहाँ पे पैरेलल स्विच देते हैं तो करंट इस तरफ आना शुरू हो जाएगा, जब करंट इस तरफ आएगा तो फिर भी ये जो है होल्डिंग करंट से कम होने पे फ़ौरन ही ये कंडक्शन रीजन से ब्लॉकिंग में चला जाएगा। एक तो ये तरीका है। फोर्स कम्यूटेशन से भी कर सकते हैं, यानी हम करंट प्रोवाइड करें, इस कैपेसिटर की मदद से हम करंट एनोड करंट के अपोजिट करंट अब प्रोवाइड करें, तो नेट करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब नेट करंट यानी स्विच को जहाँ पे जब हम लगा देंगे तो अपोजिट साइड में एनोड करंट के अपोजिट साइड में करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा और ये करंट है इफेक्टिव करंट इसकी वजह से कम हो जाएगा। जब वो करंट होल्डिंग से कम होगा तो खुद ही ये ऑन स्टेट से किसमें चला जाएगा, ऑफ। ठीक है जी। एक इसकी टाइप है LASCR, लाइट एक्टिवेटेड, यानी आप ट्रिगर की जगह पे, पल्स की जगह पे आप हैवी इंटेंस लाइट जो है वो यूज कर रहे हैं। और वो लाइट जो है आपको पता ही है, जब लाइट जंक्शन के ऊपर फॉल करती है तो
इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होते हैं और जो डायोड है या जंक्शन जो है वो कंडक्ट करना स्टार्ट कर सकता है। उससे हम इसको कर सकते हैं, यानी इसको हम एज ए अलार्म भी यूज कर सकते हैं कि यानी ये चल रहा है सर्किट, जब कोई गुजरेगा तो लाइट कट होगी तो ये मतलब यहाँ पे ट्रिगर जो है वो मिलेगा इसको। ट्रिगर अब दो तरह से भी हम नेगेटिव पल्स पॉजिटिव पल्स दोनों दे सकते हैं। बहरहाल आप यहाँ पे ये याद रखें कि LASCR लाइट एक्टिवेटेड सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। ठीक है जी। एप्लीकेशंस क्या है, स्विचिंग के लिए हम इसको यूज करते हैं, बाकी हमें इतना इसके डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। एक दो चीजें आ गई हैं वो हम बात करते हैं बस, उसके बाद हम इसको वाइंड अप करते हैं। डाईएक और ट्राईएक क्या है, बिल्कुल सादा सी बात है। डाईएक का मतलब है दो, हमारे पास दो थायरिस्टर हैं, दो हमारे पास है 4 लेयर डिवाइसेज हैं, एक इस तरफ लगा हुआ है एक इस तरफ लगा हुआ है। अब पोलैरिटी जैसे भी हो, इधर पॉजिटिव हो इधर नेगेटिव हो फिर भी कंडक्ट करेगा, अगर इधर नेगेटिव हो इधर पॉजिटिव हो फिर भी कंडक्ट करेगा। एक के लिए ये कंडक्ट करेगा एक के लिए ये कंडक्ट करेगा। इसका मतलब है कि ये दो जिस तरह भी हम इसको बाइस करवाएंगे दोनों में ये हमें ऑन स्टेट के अंदर मिल सकता है। बाकी वही है, जब आप पोटेंशियल या खास पोटेंशियल से बढ़ाएंगे तो ये ब्लॉकिंग रीजन से किस में चला जाएगा, कंडक्शन रीजन में चला जाएगा। ये डाईएक है। ट्राईएक में क्या होगा, यहाँ पे देख ले, यानी एक जो थायरिस्टर है उसके दो ट्रांजिस्टर ये और दूसरे के दो ट्रांजिस्टर ये। तो जब हम पोलैरिटी अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे देखें हमने एनोड के साथ पॉजिटिव अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो अब क्या होगा, दो इनमें से दो ट्रांजिस्टर जो है वो ऑन हो जाएंगे और ये कंडक्ट करेगा, एक ये वाला कंडक्शन का काम करेगा, दूसरा ऑफ रहेगा, ठीक है। और जब हम पोलैरिटी उल्ट कर देंगे तो फिर दूसरे वाला जो है वो कंडक्ट करेगा, पहले वाला वो ऑफ रहेगा, यहाँ पे दिखाया होगा। अब ट्राईएक, ट्राईएक में क्या है कि एक गेट टर्मिनल एडिशनल है, बाकी सारा वही है, गेट टर्मिनल एडिशन। इस गेट टर्मिनल से हम इसको या इसको दोनों को हम ट्रिगर करवा सकते हैं और थोड़े एनोड टू कैथोड पोटेंशियल के ऊपर भी हम इस 4 लेयर डिवाइस को दोनों सिमतों में इस तरफ भी और इस तरफ भी कंडक्ट करवा, स्विचिंग करवा, ठीक है जी। यानी गेट के ऊपर जैसे जैसे आप पल्स बड़ी अप्लाई करते जाएंगे उस तरह से वो पोटेंशियल जिसने कंडक्शन ब्लॉकिंग रीजन से आपको किस में लेकर जाना है, फॉरवर्ड कंडक्शन रीजन के अंदर, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग रीजन से फॉरवर्ड कंडक्शन रीजन के अंदर लेकर जाना है। और चूंकि दो हमने डिवाइसेस यूज किए हैं तो इसलिए दोनों डायरेक्शन के अंदर, एक डायरेक्शन में और दो दूसरी डायरेक्शन में, दोनों के अंदर ये काम करे, ठीक है। जैसे यहाँ पे उसने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि हमने पल्स यहाँ पे अप्लाई की, ठीक है, और पल्स अप्लाई करने पे पोलैरिटी अगर इधर है तो ये वाला एक जो डिवाइस है वो काम करेगी और दूसरी ऑफ रहेगी। और अगर हमने पल्स अप्लाई की है और पोलैरिटी हमने उल्ट कर दी है, यानी पॉजिटिव हमने इधर कर दी है, ऊपर पॉजिटिव आप देखें ऊपर की तरफ है, दूसरा जो है नोड टू कैथोड जो है वो काम करना शुरू कर दे, ठीक है जी। तो इसके बाद है सिलिकॉन कंट्रोल स्विच। इसमें दो गेट है और कोई चीज कोई फर्क नहीं है, बाकी वही चीज है, दो गेट है, दोनों की मदद से एक गेट कैथोड पे है एक गेट है एनोड पे, यानी इधर से भी हम इसको ट्रिगर कर सकते हैं, ऑन करवा सकते हैं ट्रिगर करके, उल्ट ट्रिगर करके ऑफ करवा सकते हैं, इधर से भी ट्रिगर करके ऑन करवा सकते हैं, उल्ट ट्रिगर अप्लाई करके ऑफ करवा सकते हैं। ये देखें, इधर ट्रिगर अप्लाई किया पॉजिटिव, इधर अप्लाई किया नेगेटिव, तो ऑन हो गए। अब हमने इसको ऑफ करवाना है, इधर उल्ट अप्लाई किया और इधर इसके उल्ट अप्लाई, ये देख उल्ट अप्लाई करेंगे ना ट्रिगर तो ट्रांजिस्टर्स को वो रिवर्स वाइज कर देगा, मतलब वो स्विच, ये जो स्विचिंग हो रही है इसको क्या कर देगा, ऑफ कर, ठीक है जी। तो ये बात है यहाँ पे। बाकी आपने इसको ऑफ करवाना है तो पल्स के जरिए भी करवा सकते हैं, सीरीज स्विच के ऊपर हमने पढ़ा, सीरीज स्विच या पैरेलल स्विच, यानी सीरीज स्विच लगाएंगे और इस स्विच को अगर आप ऑफ करते हैं बेस की मदद से, कलेक्टर को कंट्रोल करते हैं, इसको ओपन करते हैं तो ये बंद हो जाएगा खुद ब खुद बगैर ट्रिगर अप्लाई किए। और अगर आप इस तरफ एक रास्ता दे देते हैं करंट को, तो करंट अगर इस तरफ आ जाएगा, इधर होल्डिंग करंट से कम जैसे ही करंट होगा तो ये ऑफ। इसके बाद बस ये आखिरी बात है, दो तीन लाइन। यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर, यानी ये ऐसा ट्रांजिस्टर है जिसका जंक्शन ही एक है, दो इसके टर्मिनल्स हैं, तीन टर्मिनल्स हैं, बेस वन बेस टू और इमीटर, ठीक है। जंक्शन इसका एक ही है ये वाला, और इसका जो सिंबल है ये थोड़ी टिल्टेड एरो लगा हुआ, इसको हम कहते हैं यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर। ये 3 टर्मिनल डिवाइस है लेकिन इसका जंक्शन एक है, और जंक्शन के नाम क्या है वो हमने बताया हुआ। इसका इक्विवेलेंट सर्किट क्या होगा, इक्विवेलेंट सर्किट इसका ये होगा कि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है बेस टू के ऊपर, जो बेस वन के ऊपर है, दोनों का नाम है बेस वन रजिस्टर, बेस टू, ये चूंकि वेरिएबल होती है
यानी ये इमिटर करंट जब हमें मिलता है, इमिटर करंट की वजह से ये वेरी करती है, इसलिए इसको हमने वेरिएबल बनाया। ये इमिटर यानी आप इसको कह लें इमिटर टर्मिनल है। इमिटर टर्मिनल उसी तरह से जैसे नॉर्मल ट्रांजिस्टर के अंदर होता है हमारे, और इसकी बायसिंग उसी तरह से हमने बायसिंग की इसकी जनाब। और इमिटर से करंट जो है वो किस तरफ जाएगा, बेस 1 की तरफ जाएगा। अब यहाँ पे डिटेल्स है, अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो ठीक है, अगर आप इसको पढ़ेंगे और इसमें कोई बात समझ ना आए तो वो आप डिस्कस कर सकते हैं। बाकी इसमें टनल डायोड की तरह हमने डिस्कस नहीं कर सके, वैसे इसको नेगेटिव रेजिस्टेंस ये शो करता है। अब इसमें इधर पोटेंशियल है, ये क्या रखना है, शुरू में पोटेंशियल बढ़ाते हैं, करंट नहीं बढ़ता। एक खास पोटेंशियल पे आके क्या होता है कि इसकी रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाती है, रेजिस्टेंस कम होती है तो इसका करंट तेजी से बढ़ता है, और सैचुरेशन के अंदर आके इसका करंट ऑलमोस्ट क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। अब इस ग्राफ को देख के ये वाली चीजें पढ़ेंगे तो फिर आपको समझ आ जाएगी। वोल्टेज डिवाइडर की मदद से यानी एक तरह का वोल्टेज डिवाइडर बन रहा है बेस 2 के रजिस्टर से और बेस 1 के रजिस्टर, तो उससे कहाँ पे कितना पोटेंशियल है और आउटपुट में हमें कितना पोटेंशियल मिलेगा, इसकी स्टैंड ऑफ रेशियो है। ये एक छोटी सी डेफिनेशन जो समरी के अंदर लिखी हुई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टैंड ऑफ रेशियो दैट डिटरमिन्स द टर्न ऑन पॉइंट, यानी ये कहाँ पे जाके कौन सा जो यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर है कहाँ पे जाके वो ऑन होगा, तो ये उसका कहलाता है स्टैंड ऑफ रेशियो। ठीक है जी, उम्मीद है इतनी, ये बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। अगर आपने पेपर देना है, आपने नहीं किसी और ने अगर पेपर देना है, उसके लिए भी ये काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। इंटरव्यू के लिए ये चीज़ें ख़ास तौर पे बड़ी अच्छी हैं, और टेस्ट हमारा इंशाल्लाह इसमें से बहुत ही बेहतरीन तरीके से कवर हो। ठीक है जी, मेरी तरफ से यही था। आपका कोई क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन है, कोई भी ऐसी बात जो आप करना चाहते हैं तो आप करें।